आज की हमारी कहानी एक ऐसे जापान देश की है जहां विशालकाय काइजू नामक क्रिएचर्स कभी भी सामने आ जाते हैं, जो कि इंसानियत के बहुत बड़े दुश्मन थे। पर इसके बावजूद यहाँ के वासी बिना कोई डर और हिचक के आज तक अपनी आम जिंदगी को जीते आ रहे हैं, क्योंकि डिफेंस फोर्स नाम की एक फोर्स अपनी जान पर खेलकर लोगों की सुरक्षा करती है। ऐसे ही एक दिन योकोहामा शहर में 60 मीटर का विशालकाय काइजू देखा गया था, जिसका फोर्टीट्यूड 3.5 था, जो कि काइजू कितना ताकतवर है इस चीज को दर्शाता है। पूरे शहर को काइजू अलर्ट पर लगा दिया जाता है और उस जगह को लोगों को सेफ जगह पहुंचा के जल्द से जल्द खाली करने की कोशिश की जा रही थी। इस काइजू का शरीर बहुत ही बड़ा और ताकतवर था, जिसके ऊपर मिसाइल्स का हमला भी बेकार दिखाई पड़ रहा था। तब 3rd डिवीजन के डिफेंस फोर्स ऑफिसर वहाँ आते हैं, जो कि अपने काम में काफी स्किलफुल थे। उनके हथियार भी ताकतवर थे, जो उस काइजू के शरीर को चीर देते हैं। उनमें से एक का वेपन जाइंट काइजू के कोर को तबाह कर देता है, जिससे वो फटकर चारों ओर फैल गया था। अब इसके बाद हमें हमारा मेन प्रोटैगनिस्ट काफका हिबिनो को दिखाया जाता है, जो कि बर्गर खा रहा था। हमारा हीरो एक सफाई वाला है, जिनका काम खत्म हुए काइजू के टुकड़ों को शहर से साफ करना है। शहर के सभी लोग 3rd डिवीजन की जीत की खुशियां मना रहे थे, यहाँ तक कि इस न्यूज को नेशनल टीवी पर ब्रॉडकास्ट किया जा रहा था। उसी वक्त काफका भी वहाँ से गुजर रहा था। तभी वो एक नाम सुनकर वहीं ठहर जाता है। वो नाम कैप्टन मीना था, जिसने उस विशालकाय काइजू को मार गिराया था। खैर, काफका और उसकी टीम अपने काम पे लग पड़ती है, यानी कि शहर की सफाई करना। लोग इनके काम को बड़े हल्के में लेते हैं, पर इनका काम भी काइजू के खिलाफ एक दूसरी जंग से कम नहीं। सावधानी ना रखी जाए तो लोग इसमें भी घायल होते हैं, और साथ ही उनका ये काम कितना बड़ा होता है, फिर भी उनके काम की कोई अहमियत नहीं। सारा क्रेडिट डिफेंस फोर्स ले जाती है। काफका को पता चला है कि आज उसे इंटेस्टाइन का काम करना होगा, और इस काम से तो हर कोई दूर भागना चाहता है, क्योंकि इंटेस्टाइन की सफाई के दौरान उनका सामना टट्टी से हो जाता है, जिसके बाद उनकी कई दिनों की भूख ही मर जाती है। ये काम भले ही उन्हें अच्छा पैसा, खाना और घर देता है, फिर भी काफका के लिए ये जॉब बुरी है। यही सब बातें काफका सोचने से अपने आप को रोकने की कोशिश कर रहा था। तभी वो टीवी पर कैप्टन मीना को देखता है। अब यहाँ हमें 2 हैरान कर देने वाली बातें पता चलती हैं। पहला कि मीना 3rd डिवीजन की कैप्टन, वो पूरे देश में सबसे पॉपुलर कैप्टन है, और दूसरा कि काफका उसके बचपन का दोस्त था, जो उसके साथ डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था। लेकिन काफका यहाँ फंस गया है। वो अपने आप को समझाने की कोशिश करता है कि उसका काम भी अच्छा है। अब अगले दिन जब काफका अपनी जॉब पर जाता है, वहाँ उसकी मुलाकात रेनो नाम के एक बंदे से होती है, जिसने इस जॉब को आज ही पार्ट टाइम ज्वाइन किया है, और रेनो का भी मकसद डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना है। काफका का एक दोस्त रेनो को बताता है कि काफका भी कभी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता था, लेकिन अब ये हार मान के यहाँ पड़ा है। रेनो काफका से उसकी हार मान लेने की वजह पूछता है। यहाँ काफका थोड़ा कूल बनते हुए बोलता है कि उसने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ताकतवर से भी कोई ताकतवर होता है, इसीलिए उसने हार मान ली। और वो ये भी बोलता है कि एक दिन ये बात तुम भी समझ जाओगे। वो कहता है कि वो कभी समझ नहीं पाएगा, क्योंकि वो कभी हार नहीं मानता, और ये कहकर वो उस कमरे से चला जाता है। काफका सोच रहा था कि मेरा कोई भी जवाब मुझे लूजर दिखाने से बचा नहीं सकता था। क्या हार मान लेना इतना बुरा है? खैर, आज रेनो के पहले दिन पर उसे इंटेस्टाइन का काम दिया है, जो सुन काफका खुश हो रहा था। पर उसे भी यही काम दिया जाता है, जो कि ये बात काफका को बिल्कुल ठीक नहीं लगती। वो नखरे दिखाता है, लेकिन आखिर में वो मान जाता है। उनका बॉस बोलता है कि काफका थोड़े नखरे करता है, लेकिन हर काम वो अच्छा करता है। अगर वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाता तो वहाँ भी वो अच्छा करता। उनकी ये बातें रेनो सुन रहा था। अब ब्रेक में हम देखते हैं कि इंटेस्टाइन का काम करने के बाद रेनो की हालत खराब हो गई है, जो देख काफका खुश हो रहा था, लेकिन उसकी भी हालत खराब थी। काफका रेनो को विटामिन पैक देता है, क्योंकि अब उसे खाना तो खाया नहीं जाएगा, साथ ही बदबू से बचने के लिए वो उसे नोज बंद करने को कहता है। अब इन्हें लगाने के बाद वो कैसा लगेगा, यही सोच के रेनो दूर भागे जा रहा था, लेकिन काफका उसे जबरदस्ती पहना ही देता है, जिसके बाद ये बदबूदार काम करते करते उन्हें शाम हो जाती है, और उनके साथी भी अपना काम खत्म करके घर जा चुके थे। तभी अचानक रेनो काफका के पास आता है।
काफ्का को लगा कि रेनो उस जबरदस्ती का बदला लेने आया है, पर असल में तो वो उसे थैंक यू बोलना चाहता था, क्योंकि आज उसकी ही वजह से वो अपने पहले दिन को सह पाया। और वो काफ्का को बताता है कि डिफेंस फोर्स में अप्लाई करने की एज लिमिट को बढ़ाकर 32 कर दिया गया है। वो बोलता है कि वो कोई नहीं होता किसी के लाइफ के फैसले लेने वाला, लेकिन उसने काफ्का के चेहरे पे वो उदासी देखी थी जब उसने ये एक्सेप्ट किया था कि वो हार मान चुका है। लेकिन अगर वो गलत था तो काफ्का अपने काम को कंटिन्यू रख सकता है। काफ्का उसे थैंक्स कहता है, जिस पर रेनो शर्मा जाता है और बोलता है कि उसे उसकी घंटा पड़ी नहीं है। और तभी उनके पीछे से एक योजू बाहर निकलता है, जिसका खाना बनने से काफ्का ने रेनो को बचा लिया था। योजू वो काइजू होते हैं जो बड़े काइजू के अंदर से बाहर निकलते हैं। काफ्का रेनो को अपनी जान बचाकर भागने को कहता है और यहाँ जल्द से जल्द मदद लाने को कहता है। रेनो काफ्का को यहाँ अकेला छोड़ना नहीं चाहता था। काफ्का कहता है कि उसकी जान की कोई अहमियत नहीं, पर रेनो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करना चाहता है और लोगों को बचाना चाहता है, जिसके लिए उसे जिंदा रहना होगा। काफ्का की बात मानकर रेनो वहाँ से चला जाता है और काफ्का उसका ध्यान भटका कर रेनो से दूर ले जा रहा था। वो किसी तरह एक बिल्डिंग में घुस जाता है और सामने की खिड़की तोड़कर बाहर निकल आता है। अब इसके बाद हमें काफ्का का पास्ट दिखाया जाता है, जिसमें एक बड़े काइजू ने उनके शहर को तबाह कर दिया था। इसमें मीना की बिल्ली भी मारी गई थी। वो दोनों एक साथ फैसला करते हैं कि वो डिफेंस फोर्स ज्वाइन करेंगे। काफ्का उसकी चिंता करता था। वो उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने से मना करता है, पर फिर वो चैलेंज करते हैं कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। फिर वो दोनों एक साथ मिलकर सभी काइजूस का खात्मा कर देंगे। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। उस योजू ने उस बिल्डिंग को ही तोड़ दिया था। अब काफ्का सीधा उसका सामना करने का फैसला करता है, लेकिन वो एक पल उसके आगे टिक नहीं पाता। काफ्का आज उसका खाना बन ही गया था, लेकिन अचानक रेनो वहाँ आ गया था, जिसने काफ्का को बचा लिया था। वो बताता है कि जल्द यहाँ मदद भी आने वाली है। हम देखते हैं कि काफ्का का एक पैर टूट गया है। इसके बावजूद वो रेनो से पूछता है कि वो वापस क्यों लौट आया। रेनो उसका जवाब देता है कि अगर आज वो भागा तो वो कभी डिफेंस फोर्स ऑफिसर नहीं बन पाएगा। तभी काफ्का को अपना रिजल्ट याद आता है, जिसमें वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया था। काफ्का अपने आप से सवाल करता है कि वो हर एक चीज में फेल क्यों हो जाता है। वो डिफेंस फोर्स ऑफिसर के लिए फेल हो गया, अपना वादा निभाने में फेल हो गया, और अब वो रेनो को बचाने में फेल हो रहा है। तभी अचानक एक व्हाइट टाइगर उस योजू के हाथ को उखाड़ देता है और एक ही शॉट में उसके सिर को फोड़ दिया गया था। ये हमला 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना आशिरो ने किया था, यानी कि काफ्का की बचपन की दोस्त। इसके बाद उन्हें सीधा होश हॉस्पिटल में आता है। वहाँ काफ्का मीना के बारे में ही सोच रहा था कि वो कितनी स्ट्रांग हो गई है। तभी रेनो से आवाज देता है, जो उसके बगल के बेड पर ही एडमिट था। वो काफ्का को थैंक्स कहता है। अगर आज वो नहीं होता तो आज इस बेड पर उसकी डेड बॉडी पड़ी होती। उसकी ये बात सुनकर काफ्का को अपना मीना से किया वो वादा याद आने लगता है कि कौन सबसे बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनेगा। अचानक एक आवाज आती है। हम देखते हैं कि काफ्का अपने आप को हिट करके बोलता है कि हार मान लेना गलत नहीं है, पर खुद से झूठ बोलकर रुक जाना ये गलत है। काफ्का ने अपने अगले कदम का फैसला कर लिया था। अचानक वो अपने आगे एक क्रिएचर को देखता है, जो कि शायद काफ्का की ही तलाश में था। वो क्रिएचर काफ्का के मुंह में घुस गया था। काफ्का को फड़फड़ाता देख रेनो पर्दा हटाता है और वो वहाँ काफ्का की जगह एक काइजू को देखता है। काफ्का खुद अपनी शक्ल देखकर हैरान था। तभी एक बूढ़ा पेशेंट काइजू को वहाँ देख डिफेंस फोर्स को इन्फॉर्म कर देता है। अब अचानक कहानी वापस से पास्ट में जाती है और हम छोटी मीना और काफ्का को देखते हैं। छोटा काफ्का मीना को सिखा रहा था कि काइजू का सामना कैसे करते हैं। छोटी मीना को काइजू के नाम से ही डर लगता था, तो काफ्का उसके सिर पर हाथ रखकर बोलता है कि घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। इन पुरानी बातों को मीना याद कर रही थी, जो कि आज काफ्का को झूठा बोलती है। अब कहानी वापस से पास्ट में जाती है और छोटी मीना बोलती है कि आजकल काफ्का ज्यादा फिल्में देखने लगा है, पर वो ये भी कहती है कि जब तक काफ्का उसके साथ है उसे किसी चीज से डर नहीं लगेगा। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है और हम 3rd डिवीजन को देखते हैं, जिनको मिली इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग वो हॉस्पिटल में दिखे काइजू को मारने जा रहे थे। इधर हॉस्पिटल में रेनो काफ्का को स्माइल करने को कहता है, ताकि उस बुढ़े को यकीन हो सके कि उसे उनसे कोई खतरा नहीं है। लेकिन काफ्का की स्माइल भी ऐसी थी जैसे बुढ़े का आज आखिरी दिन हो। वो बुढ़ा बेहोश हो जाता है। काफ्का उसकी मदद करने जाता है, लेकिन उसके टच करने से ही दीवार टूट जाती है। काफ्का की फट गई थी और हॉस्पिटल के बाकी पेशेंट भी उसे देख लेते हैं।
अब डिफेंस फोर्स के आने से पहले काफ्का को यहाँ से भागना होगा। काफ्का खिड़की खोलता है, लेकिन खिड़की समेत वो पूरी दीवार खुल जाती है। यहाँ तक कि उसकी जंप भी नॉर्मल ह्यूमन से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी। काफ्का को रोना आ रहा था कि आखिर उसकी बॉडी के साथ क्या हो रहा है। दूसरी तरफ डिफेंस फोर्स को भी इन्फॉर्म कर दिया गया था कि काइजू हॉस्पिटल से भाग चुका है। यहाँ रेनो के मन में भी काफ्का को लेकर कई सवाल चल रहे थे। वो काफ्का से पूछने पीछे मुड़ता है तो वो देखता है कि काफ्का की बॉडी से अजीब अजीब क्रिएचर्स निकल रहे थे। एक क्रिएचर उसके मुंह से निकलता है जो जिंदा पक्षी खा गया था। अचानक काफ्का अपने आप ही ठीक हो जाता है, लेकिन अब उसे जोरों की लग गई थी और भागते भागते इसे कंट्रोल करना लगभग नामुमकिन है। इसीलिए काफ्का अपने निप्पल से इस प्रेशर को रिलीज कर देता है। अचानक काफ्का रुक जाता है। उसे रियलाइज हुआ कि अब वो मर्द नहीं रहा, यानी अब वो अपने बिस्तर के सपने को कभी पूरा नहीं कर पाएगा। रेनो उसे समझाता है कि इन सब बातों के लिए वक्त नहीं है, डिफेंस फोर्स आती ही होगी। काफ्का एक सवाल करता है, क्या वो अभी भी डिफेंस फोर्स ज्वाइन कर पाएगा? रेनो उसे मना कर देता है, बल्कि उसे देखते ही मार दिया जाएगा। उसकी बात सुनकर काफ्का गहरी सोच में डूब गया था। वो सोचता है कि अभी तो उसने वापस कोशिश करने का मन बनाया था, लेकिन अब तो वो मीना को अपनी शक्ल भी नहीं दिखा पाएगा। अचानक रेनो को एक बंद जगह दिखती है जिसके अंदर अगर वो चले गए तो उन्हें कोई ढूंढ नहीं पाएगा। पर अचानक काफ्का फिर रुक गया था। ये डिफेंस फोर्स की आवाज नहीं थी, बल्कि ये जमीन के अंदर से आ रही थी। अचानक एक जगह पर धमाका होता है। रेडार पर एक और काइजू का सिग्नल दिख रहा था। डिफेंस फोर्स की टीम दो हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। इधर काफ्का को भी अपने आप पता चल गया था कि ये भी पिछले वाले की तरह एक योजू काइजू है। रेनो काफ्का को जल्दी छिपने को कहता है। हम देखते हैं कि जिस जगह धमाका हुआ था उस धमाके में एक बच्ची और उसकी माँ जिंदा बच गए हैं, पर उसकी माँ एक मलबे के नीचे दबी हुई है। वो बच्ची अपनी माँ को निकालने की कोशिश कर रही थी, पर वो लोग काइजू की नजर में आ गए थे। काइजू ऊपरी मलबे को तबाह कर देता है। उसकी माँ बार बार अपनी बच्ची को भागने को कह रही थी। उस काइजू ने भी उनको अपने मुंह में भर ही लिया था, पर तभी काफ्का अपने पंच से उसे मीलों दूर फेंक देता है। वो खुद अपनी ताकत देख हैरान था। काफ्का उस परिवार की मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच्ची काफ्का को देख डर जाती है। काफ्का मुस्कुराकर फ्रेंडली होने की कोशिश करता है, पर उसका ये तरीका उस बच्ची को और भी डरा देता है। आखिर में रेनो ही उसे संभाल पाता है। रेनो उसे बताता है कि अभी उसकी माँ जिंदा है, पर हम देखते हैं कि उस हमले में वो योजू खत्म नहीं हुआ था। काफ्का उन सभी को पीछे हटने को कहता है, क्योंकि वो एक ही हमले में सब खत्म करने वाला था। वो अपनी बॉडी को चार्ज करता है और एक जोरदार पंच उस पर लैंड करता है। इस फोर्स से योजू की बॉडी ब्लास्ट कर गई थी। उसके टुकड़े पूरे शहर में फैल जाते हैं। वहाँ खून की बारिश होने लगती है। रेनो भी अब चिंतित हो गया था कि काफ्का आखिर क्या बन गया है। काफ्का रेनो को बच्ची की माँ को हॉस्पिटल पहुँचाने को कहता है, पर अभी भी वो बच्ची काफ्का को देखकर डर रही थी। काफ्का उसके पास आकर बोलता है कि वो यहाँ से जा रहा है, तो अब डरने की कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद काफ्का वहाँ से जाने लगता है। तभी वो बच्ची काफ्का को आवाज देती है और उसे थैंक्स कहती है। उस बच्ची का थैंक्स काफ्का के अंदर एक नई उम्मीद को जगा देता है कि वो अभी भी मीना के बराबर खड़ा होकर उसके साथ हर काइजू का मुकाबला कर सकता है। हम देखते हैं कि काफ्का का काइजू रूप गायब होने लगा है। इसके बाद जब डिफेंस फोर्स यहाँ आती है तो वो योजू का ऐसा हाल देख हैरान थे। वो उस बच्ची से बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हादसे की वजह से वो बहुत डरी हुई थी। मीना उससे वादा करती है कि वो हर एक काइजू का खात्मा कर देगी, और ये बात सुनकर वो लड़की थोड़ी दुखी हो जाती है, जो देख मीना भी हैरान थी। वो बच्ची मीना से प्रॉमिस लेती है कि मीना उस अच्छे काइजू को नहीं मारेगी। उस बच्ची की बातें मीना को चौंका देती है। खैर, इस हादसे को 3 महीने बीत चुके हैं और डिफेंस फोर्स अब तक उस हॉस्पिटल वाले काइजू को ढूंढने की कोशिश कर रही है, जिसको उन्होंने कोड नेम काइजू नंबर 8 दिया है। डिफेंस फोर्स की हिस्ट्री में ये पहली बार था जब कोई काइजू इतने वक्त तक डिफेंस फोर्स से बच पाया हो। इन 3 महीनों में रेनो और काफ्का का रिजल्ट भी आ चुका है। रेनो एग्जाम में पास हो गया था और अब वो काफ्का का रिजल्ट उसे देने जा रहा है, लेकिन काफ्का के रिजल्ट को लेके रेनो खुद भी टेंशन में था। वो काफ्का का रिजल्ट चेक करता है, जिसको देख वो स्माइल करता है। काफ्का के दोस्त भी समझ गए थे कि इस बार काफ्का ने एग्जाम पास कर लिया है। वो ये बात काफ्का को जाके बताता है, जो अपने काइजू रूप में लंच कर रहा था। रेनो उसको पीटकर अपना चेहरा ठीक करने को कहता है, पर अभी भी उसके दांत मॉन्स्टर जैसे ही रह गए थे। रेनो उस पे चिल्लाते हुए बोलता है कि किस तरह डिफेंस फोर्स पागलों की तरह उसे पूरे देश में ढूंढ रही है। हमें पता चलता है कि उस दिन ये लोग हॉस्पिटल वापस चले गए थे और सबके सामने ऐसे प्रिटेंड किया जैसे वो खुद भी काइजू से डर कर छिप गए थे। खैर,
रेनो काफ्का को उसका रिजल्ट दिखाता है, पर जिसकी रेनो ने उम्मीद की थी, काफ्का अपने रिजल्ट को देखकर इतना खुश नहीं हुआ था। इसका कारण ये था कि काफ्का हमेशा सेकंड टेस्ट में फेल होता है। वैसे अभी एक बड़ा सवाल सामने खड़ा है, क्या काफ्का अपना सेकंड टेस्ट इसी काइजू की बॉडी में देने वाला है? काफ्का हाँ बोलता है और कहता है कि किसी को पता नहीं चलेगा, जबकि उसका मुंह वापस काइजू का हो गया था। तो दोस्तों, डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स को 3 तरह के एग्जाम्स को पास करना होता है, जिसमें सबसे पहले रिटन टेस्ट होता है और दूसरा एग्जाम फिजिकल टेस्ट का होता है, जिसको रेनो और काफ्का देने वाले हैं, और तीसरे और आखिरी टेस्ट के बारे में आपको आगे पता चलेगा। और हाँ, इस फिजिकल एग्जाम को देने के लिए पूरे जापान से सभी कैंडिडेट्स एग्जाम देने आते हैं। और क्योंकि काफ्का 32 साल का हो गया है, यानी डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का ये उसका आखिरी मौका है। रेनो कहता है कि उस फील्ड में हम दोनों राइवल्स होंगे, वहाँ वो उसकी मदद नहीं करेगा। काफ्का मुस्कुराता है और बोतल का ढक्कन खोलने लगता है, जो कि उससे खुलता नहीं है, जिस कारण वो काइजू बनकर उसे फोड़ देता है। रेनो ने अपने हाथ खड़े कर लिए थे, वो काफ्का को एग्जाम देने से मना कर रहा था। काफ्का उसके पैरों में गिरकर बोलता है कि वो एग्जाम तक अपने आप को संभाल लेगा, लेकिन रेनो यकीन नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। अब रेनो के जाने के बाद काफ्का अपने से ही बात करने लगता है। वो सोचता है कि अगर वो फेल हो जाता और रेनो पास हो जाता तो फिर रेनो कभी उसे सर कहकर नहीं बुलाता, और अब अपने आप ही काफ्का का काइजू फॉर्म गायब होने लगता है। खैर, उनका एग्जाम डिफेंस फोर्स के ताचिकावा बेस पर होने वाला था, और यहाँ की सिक्योरिटी देखने के बाद उनको अंदाजा हो गया था कि अगर काफ्का यहाँ गलती से भी काइजू बन गया तो यहाँ तुरंत उसका निपटारा हो जाएगा। वैसे उन लोगों की तरह यहाँ और भी कैंडिडेट्स आए हैं, जिनमें से एक काफ्का को अंकल कहकर बुलाती है, जो सुन काफ्का गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो बस 32 साल का ही तो है। रेनो उसे सच बताता है कि 32 वाले को अंकल ही बोलते हैं। खैर, वो लड़की उन्हें यहाँ से उनकी वैन हटाने को बोल रही थी, क्योंकि यहाँ पे वो अपनी जी वैगन खड़ी करेगी, क्योंकि आज उसका लकी नंबर 5 है, जो कि काफ्का की पार्किंग पॉइंट का नंबर है। काफ्का को गुस्सा आ जाता है, तो वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है, जो देख काफ्का अपनी आंखें बंद कर लेता है। हम देखते हैं कि उस लड़की ने किसी तरह का सूट पहना हुआ था, जो एक तरह से चार्ज हो रहा था। उसने सूट की मदद से उनकी कार को उठाकर फेंक दिया था। इस लड़की का नाम किकोरो शिनोमिया है, जो कि उनकी ही तरह एक एग्जाम कैंडिडेट है, जिसकी हॉबी काइजूस को मारना, और अभी वो काफ्का को उसे संभलने को कहती है, क्योंकि उसे काफ्का के अंदर से काइजू की बू आ रही थी। रेनो बात को संभालता है और बोलता है कि हम काइजू के डिस्पोजल का काम करते हैं। तभी किरिको की नजर काफ्का पर जाती है, जिसने अपने हाथों पे एक भारी भरकम वैन उठा दी थी। काफ्का कूल बनते हुए बोलता है कि काफ्का हिबिनो, नाम याद रहेगा ना, छोटी बच्ची। किरिको के लिए ये एग्जाम सिर्फ एक फॉर्मेलिटी थी, लेकिन काफ्का से इम्प्रेस होने के बाद अब उसे काफ्का को हराने में बहुत ही मजा आने वाला है, और ये कहकर किकोरू वहाँ से चली जाती है। लेकिन अभी काफ्का को रेनो के गुस्से का कहर सहना होगा। काफ्का उसे समझाता है कि उसने बस वही हिस्सा ट्रांसफॉर्म किया था जिसे वो देख ना पाए, लेकिन रेनो कन्विंस नहीं होता। तभी वहाँ की सिक्योरिटी उन्हें डांट कर अंदर भेज देती है। अब फिटनेस टेस्ट शुरू होता है, और शुरू से ही काफ्का बड़ा बेकार परफॉर्म कर रहा था। उसकी 32 साल की उम्र जवान छोरों के बीच रुकावट बन रही थी। 225 कैंडिडेट्स में काफ्का का नंबर 219 आता है, तो वहीं किकोरू की पोजीशन 5th आई थी, जो कि वो काफ्का को दिखाकर उसकी पुरानी बातें उसे याद दिलाती है। काफ्का रोते हुए उससे बोलता है, मेरा मुंह निकल गई, मैं मरी जाऊंगा भगवान। पर रेनो को काफ्का पे गर्व था कि उसने एग्जाम में अपनी पावर का यूज करके चीटिंग नहीं की। काफ्का को भी यही लगा था कि अगर वो ईमानदारी का खेल खेलेगा तो वो महान लगेगा, पर अब उसे पछतावा हो रहा था, क्योंकि अब वो शायद ही पास हो पाएगा। रेनो उसे बताता है कि दिक्कत उसकी एज नहीं थी, इस बार सारे कैंडिडेट्स ही दिग्गज आए हैं, खासकर किकोरो शिनोमिया, जिसने अपनी 16 साल की उम्र में ही कैलिफोर्निया न्यूट्रलाइजेशन से अपनी ग्रेजुएशन को कंप्लीट कर लिया था। यहाँ की सबके लिए सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर, जिससे काफ्का ने आते ही पंगा ले लिया था। और तभी किकोरो काफ्का के पास आती है और बोलती है कि तो तुम्हें सच पता चल गया। किरिको का सच जानकर काफ्का बड़ा हैरान था। वो किरिको को जोर से पकड़ लेता है, और तभी किरिको के बॉडीगार्ड्स काफ्का की भुस्सी भर देते हैं, और इसके बाद किकोरो उसे चिढ़ाकर वहां से चली जाती है। काफ्का उसे चैलेंज करता है कि वो उसे हरा के दिखाएगा, लेकिन इससे पहले उसे एग्जाम पास करना होगा। रेनो उसे एक कमाल की न्यूज देता है कि पिछले 2 साल से थर्ड एग्जाम में काइजू की बॉडी को साफ करने का काम दिया जाता है। इससे कैंडिडेट्स की काइजू के प्रति उनकी नॉलेज के बारे में पता चलेगा।
और इसीलिए रेनो ने पार्ट टाइम काइजू की बॉडी को डिस्पोजल करने का काम किया था। अब हमें पता चलता है कि ये एग्जाम वाइस कैप्टन होशिनो की देखरेख में होने वाला है और उनका असल एग्जाम काइजू को ढूंढकर उन्हें खत्म करना था। काफ्का और रेनो वो दोनों ही हैरान थे, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उन्हें ऐसे ही काइजू के सामने फेंक दिया जाएगा। सभी कैंडिडेट्स को इजोमोटेक गियर सूट दिए जाते हैं। ये वही सूट है जो ऑफिसर्स काइजू का सामना करते दौरान पहनते हैं। ये सूट नॉर्मल ह्यूमन की क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है, लेकिन ये चीज भी मायने रखती है कि सूट को पहना किसने है। काइजू के शरीर से बना ये सूट ऑफिसर्स की बॉडी से पूरी तरह चिपक जाता है, जैसे वो उनके ही शरीर का एक हिस्सा है। रेनो इस सूट की 8% पावर का यूज कर पा रहा था। हारुइची नाम का कैंडिडेट इस सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। आओई कागुराकी इस सूट की 15% पावर का यूज कर पा रहा था। इहारू इस सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। और असल में ये काफी अच्छा नंबर है, क्योंकि अच्छी ट्रेनिंग के बावजूद कई ऑफिसर्स 20% के आगे कभी बढ़ ही नहीं पाते। लेकिन किकोरो शिनोमिया ने वहाँ सबको हैरान कर दिया था। वो इस सूट की 49% पावर का यूज कर पा रही थी, जो कि अब तक के कैंडिडेट्स में सबसे हाईएस्ट स्कोर था। लेकिन एक और शख्स था जिसने वहाँ इतिहास रच दिया था, काफ्का हिबिनो, जिसकी अनलिश पावर 0 दिखा रही थी। आज तक ऐसा कोई कैंडिडेट सामने ही नहीं आया जो सूट की 1% पावर का भी यूज ना कर पा रहा हो। ये लगभग नामुमकिन था। एक जगह काफ्का को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ ही क्यों हो रहा है, तो वहीं किकोरो को लगता है कि काफ्का उनके साथ खेल खेल रहा है, क्योंकि वो तो काफ्का की ताकत का नमूना पार्किंग लॉट में ही देख चुकी थी। लेकिन उनके बीच एक और शख्स था जिसका काफ्का एंटरटेनमेंट बन गया था। जिस फील्ड में इनका एग्जाम होने वाला है वहाँ एक बड़ा होंजू काइजू है और 36 योजू काइजू है। ये पिछले साल पकड़े गए वही काइजूस हैं जिन्होंने हाचीओची में 16 लोगों को मार दिया था। जाहिर सी बात है कि इस एग्जाम में इन लोगों की जान भी जा सकती है और इसीलिए सभी कैंडिडेट्स पर ड्रोन के जरिए नजर रखी जाएगी। और अगर ऐसा लगता है कि किसी कैंडिडेट की जान खतरे में है तो उनके सूट में मौजूद शील्ड को एक्टिवेट कर दिया जाएगा, लेकिन इसके साथ ही वो एग्जाम में फेल कर दिया जाएगा। पर किसी के चेहरे पर एक शिकन नहीं थी और वो सभी लोग फील्ड में कूद पड़ते हैं। किकोरो अपनी सूट की पावर का यूज करते हुए एक अलग ही अंदाज में 2 योजू को मार गिराया था। तो एक तरफ काफ्का जिसने किकोरो को हराने का चैलेंज दिया था, वो बिना सूट की पावर के गन तक को उठा नहीं पा रहा था। तभी सभी कैंडिडेट्स के बीच ही अनाउंस किया जाता है कि इस एग्जाम को 3rd डिवीजन की कैप्टन मीना भी देखने आई है। और एक गुप्त बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीना कैंडिडेट्स में काफ्का का नाम देखने के बाद ही यहाँ आई है। काफ्का को मीना से किया वो वादा याद आता है। काफ्का शांत दिमाग से सोचने लगता है। उसने रियलाइज किया कि हर मोमेंट पे नजर रखने के लिए इतने ड्रोन का यूज तो नहीं किया जाना चाहिए। असल में इस एग्जाम में एग्जामिनर्स इस चीज को भी जज करेंगे कि हर एक कैंडिडेट हर एक सिचुएशन में अपने आप को किस तरह ढालता है। काफ्का रेनो के साथ हर अटैकर को सपोर्ट देने का फैसला करता है। इस फील्ड में जितने भी योजू को छोड़ा गया है वो सभी देख नहीं सकते, लेकिन उनके सुनने की क्षमता बहुत तेज है। इसीलिए सभी कैंडिडेट्स के सूट में जानबूझकर साउंड बॉम्ब दिया गया था। और काफ्का इतना सब कुछ अपने पुराने काम की वजह से जानता है। उसने योजू की वीकनेस बताकर भी सबकी मदद की थी। काफ्का की अचानक इम्प्रूवमेंट देख वाइस कैप्टन भी हैरान था। काफ्का का भी आत्मविश्वास बढ़ गया था कि वो अपनी पावर्स के बिना भी एग्जाम पास कर सकता है। और तभी एक और योजू उन पे हमला कर देता है। इस अचानक हमले ने काफ्का की हड्डियों और कुछ सेंसिटिव ऑर्गन्स को डैमेज कर दिया था। काफ्का उठने के काबिल नहीं बचा था। उसकी शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी। काफ्का अभी भी उठने की कोशिश कर रहा था क्योंकि मीना उसे देख रही थी। वो काइजू भी उसके काफी करीब आ चुका था। शील्ड भी ओपन कर दी जाने वाली थी, लेकिन अचानक किरिको वहाँ आ जाती है और उसने योजू को मारकर काफ्का को डिस्क्वालीफाई होने से बचा लिया था। वो बोलती है कि उसके होते हुए कोई हार नहीं सकता और काफ्का को चढ़ाने के बाद वो सीधा होंजू की तरफ जा रही थी। मैं आपको बता दूं कि गियर सूट वेपन्स की क्षमता को भी बढ़ा देता है, इसीलिए किकोरू सभी काइजूस को आसानी से मार पा रही थी। अब इधर क्योंकि काफ्का का पैर टूट चुका था तो अब टेस्ट में उसका कंटिन्यू रखना लगभग नामुमकिन था। उसे गिव अप करने की एडवाइस दी जाती है, लेकिन काफ्का का जुनून उसे हार मानने नहीं दे रहा था। उसकी ह्यूमन स्पिरिट सूट की अनलिश पावर को 0.0% बढ़ा देती है। वो अपने पैरों पे वापस खड़ा हो गया था। शायद सूट की वजह से वाइस कैप्टन भी उसे कंटिन्यू रखने की परमिशन दे देते हैं। काफ्का रेनो को उसकी परवाह न करते हुए आगे बढ़ने को कहता है, जैसा उसने एग्जाम से पहले कहा भी था।
लेकिन रेनो उसके साथ खड़ा है। काफ्का भी रेनो की जिद को अच्छे से जानता था। वो काफ्का को अपनी पीठ पे बैठाकर भागने लगता है, जो देख वाइस कैप्टन होशिनो की हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और अब रेनो को भी थोड़ी शर्म आने लगी थी। वो अपनी सूट की पावर का यूज करके और भी तेज भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ किकोरो शिनोमिया सभी योजूस को खत्म करने के बाद सबसे पहले होंजू पे एक ग्रेनेड फेंकती है, जिसके दर्द से वो चिल्लाने लगा था। इस मौके का फायदा उठा के किकोरो उसके मुंह पे खड़ी हो जाती है और एक यूनिक बुलेट से उसके मुंह में एक ताकतवर हमला करती है। उस होंजू की मौत हो चुकी थी और एग्जाम भी खत्म हो चुका था। सभी ड्रोन्स को वापस बुलाकर घायलों के लिए मेडिकल टीम भेजी जाती है। किकोरो की इस परफॉर्मेंस ने मीना तक का ध्यान खींच लिया था और ये पहली बार था जब एग्जाम इतनी जल्दी खत्म हुआ हो और कोई भी एग्जाम में बाहर ना हुआ हो। आखिर डायरेक्टर की बेटी से और एक्सपेक्ट भी क्या किया जा सकता है। अपने पापा के सामने अपने आप को साबित करने के बाद वो चौथी बार काफ्का का मजाक उड़ाने जा रही थी। लेकिन हम किकोरू के पीछे एक और काइजू को देखते हैं जिसने किकोरू के दिल पर शूट कर दिया था। अचानक मरे हुए योजू वापस जिंदा होने लगते हैं और उनका रंग भी अचानक चेंज हो गया था। काफ्का को भी एक स्ट्रॉन्ग काइजू की प्रेजेंस फील हो रही थी। हम देखते हैं कि अपने सूट की पूरी ताकत लगा के किकोरू ने अपने दिल को बचा लिया था और काइजू की बॉडी से बना ये सूट उसकी चोट को भी हील करने लगता है। किकोरू ने उस काइजू को भी हैरान कर दिया था कि उसके हमले के बाद भी वो जिंदा है। किकोरू भी हैरान थी कि ये काइजू इंसानों जैसे बात कर सकता है, यहाँ तक कि उसकी सोच भी इंसानों जैसी थी। उसने किकोरू के शरीर को छन्नी कर दिया था। डिपार्टमेंट भी हैरान था कि मरे हुए काइजू वापस जिंदा कैसे हो सकते हैं। साइंटिस्ट बताती है कि जिंदा हुए होंजू का फोर्टीट्यूड 6.4 दिखा रहा है, मतलब कि इसको हराने के लिए पूरा डिफेंस फोर्स लगेगा। वो अनजान काइजू वापस धुएं में गायब हो जाता है। अब हम देखते हैं कि उस होंजू का रूप बिल्कुल ही बदल गया है। वाइस कैप्टन होशिनो अच्छे से जानते थे कि थर्ड डिवीजन में सिर्फ 2 लोग ही इसको हरा सकते हैं। पहले तो कैप्टन मीना और दूसरे वो खुद। किकोरू अपनी इंजरीज को हील करते हुए उठने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो होंजू उसे दीवार में दे मारता है। इसमें वो बुरी तरह घायल हो चुकी थी, लेकिन वो हार नहीं मानती क्योंकि किकोरू को अपने फादर के लिए परफेक्ट बनना है। किकोरू शिनोमिया हमेशा से टॉपर थी। अक्सर हर कोई उसकी तारीफ करता था, लेकिन उसे वो कभी नहीं मिला जो सबके पास था। किकोरू के फादर ने कभी उसे अप्रिशिएट नहीं किया। वो अपनी बेटी को परफेक्ट चाहते थे, जो अपनी मरी हुई माँ और इस देश के लिए कुछ कर सके। इन बातों को याद कर किकोरू एक बार फिर खड़ी होती है, लेकिन उसकी लाख कोशिशें करने के बावजूद वो उसके सामने एक पल नहीं टिक पा रही थी, बल्कि उसका एक हाथ बुरी तरह टूट गया था। वो होंजू अपने सिंग को बड़ा करके अपने ताकतवर हमले के लिए बॉडी को चार्ज कर रहा था। कैप्टन मीना और वाइस कैप्टन होशिनो अभी भी फील्ड से बहुत दूर थे। किकोरू भी अपनी हार को एक्सेप्ट कर चुकी थी। उस होंजू ने भी किकोरू पे अटैक कर दिया था और तभी किकोरू अपने सामने काफ्का को देखती है। उस हमले ने वहाँ के बहुत बड़े हिस्से को तबाह कर दिया था, लेकिन काफ्का की पावर के चलते वो दोनों बच जाते हैं। हमें पता चलता है कि जैसे ही काफ्का को किकोरू के बारे में पता चला था कि वो होंजू से अकेले लड़ रही है, वो तुरंत उसे बचाने के लिए गायब हो गया था। इधर किकोरू भी कंफ्यूज थी कि काफ्का एक काइजू है। काफ्का उसकी ओर देखता है और किकोरू से विनती करने लगता है कि वो ये बात किसी को ना बताए। तभी वो होंजू फिर से एनर्जी ब्लास्ट करता है, लेकिन काफ्का ने अपने हाथ से ही उस हमले को डिफ्लेक्ट कर दिया था और अब वो वापस अपनी बॉडी को चार्ज करने लगता है। इधर मॉनिटर में एक नए काइजू का सिग्नल शो हो रहा था, जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 था, जो कि आज तक देखे गए काइजूस में सबसे बड़ा फोर्टीट्यूड था और ये ठीक उसी होंजू के पास है। वो लोग ये सोचकर इस बात को टाल देते हैं कि ये कोई सिस्टम का ग्लिच होगा, नहीं तो ये इतिहास का सबसे ताकतवर काइजू होगा। यहाँ काफ्का अपनी पूरी ताकत से उस होंजू पे पंच लैंड करता है, जिससे उसकी हड्डियों पे से स्किन गायब होने लगी थी। उसके शरीर के चिथड़े उड़ जाते हैं। काफ्का डायलॉग मारते हुए बोलता है, अब जिंदा होके दिखाओ, और उस योजू की बॉडी सच में रिएक्ट करने लगती है। काफ्का की फट जाती है और वो उससे माफी मांगने लगता है, जिसके बाद होंजू वापस अपना दम तोड़ देता है। इसके बाद काफ्का भयानक नजरों से किकोरू की ओर देखता है और उसके पीछे मौजूद योजू को मार देता है। काफ्का उससे कहता है कि वो उसे कुछ नहीं होने देगा और साथ ही उसे समझाता है कि उसे अपने आप को ऐसे खतरे में नहीं डालना चाहिए। तभी रेनो भी काफ्का को मारकर उसे यही बात कहता है। काफ्का एक्सप्लेनेशन देने लगता है कि प्रॉब्लम ही इतनी बड़ी थी। उसी बीच किकोरू बेहोश हो जाती है। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मीना और होशिनो साइड पर पहुंच चुके हैं, लेकिन होंजू तो पहले ही मारा जा चुका था।
होंजू की ऐसी हालत देख होशिनो को कुछ याद आता है। तभी उन्हें अपडेट मिलती है कि 3 और कैंडिडेट सेफली शेल्टर तक पहुंच चुके हैं। होशिनो को शक था कि ये हादसा उसी 3 महीने पहले हुए उस केस से जुड़ा हुआ है। अब इसके अगले दिन हॉस्पिटल में हमें पता चलता है कि काफका को ज्यादा चोट नहीं आई थी और अब किकोरू की हालत भी पहले से ठीक है। आखिर उसके इलाज में बेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज किया जा रहा था, जो कि ये बात काफका को अच्छी नहीं लग रही थी। आखिर उसे ही स्पेशल ट्रीटमेंट क्यों मिल रही है? वैसे किकोरू को चोट भी ज्यादा आई थी। वैसे आज काफका ने एक बहुत बड़ा सबक सीखा है कि अपने सपने का पीछा करते हुए अक्सर हमेशा ऐसा कोई होता है जो आपसे बेहतर होता है और आपके सपने को छीन सकता है। इसीलिए अगर आज काफका फेल भी हो गया तो उसे पछतावा नहीं होगा, क्योंकि इस बार उसने अपना पूरा दम लगा दिया था। इसके लिए वो रेनो को थैंक्स कहता है, उसको यहाँ तक इनकरेज करने के लिए। उनकी ये बातें बाहर खड़ी मीना भी सुन रही थी और तभी वो अंदर आती है और किकोरू की मदद करने के लिए थैंक्स बोलती है। काफका उससे बात करना चाहता था, लेकिन उसने फैसला लिया है कि वो मीना से तभी बात करेगा जब उसके शरीर पर डिफेंस फोर्स की वर्दी होगी। दूसरी तरफ किकोरू अपने फादर से माफी मांग रही थी, क्योंकि इस बार वो परफेक्ट नहीं थी। तभी वहाँ वाइस कैप्टन होशिनो उससे मिलने आते हैं, जो उसे उस होंजू को मारने के लिए थैंक्स बोलने आए थे। ये सुन किकोरू का मन उदास हो जाता है, क्योंकि सच तो कुछ और ही था। उसके चेहरे की मायूसी देख कैप्टन होशिनो उससे पूछते हैं, क्या ऐसा नहीं हुआ था? किकोरू बोलती है कि उसने ही उस होंजू को खत्म किया था। वैसे आज का डरा देने वाला ये हादसा टीवी पर भी ब्रॉडकास्ट हो रहा था, जिसको वो अनजान काइजू भी पब्लिक टॉयलेट में सुन रहा था। वो हैरान था कि उसके इतने ताकतवर होंजू को किसने मारा होगा। अचानक उसका फोन रिंग होने लगता है। ये उसके साथियों का कॉल था, जो उसे जल्दी बाहर आने को कह रहे थे। ये काइजू अपने शरीर को इंसानी रूप में बना लेता है और उसके साथी काफका के ही पुराने दोस्त थे, जो इस काइजू की असलियत से अनजान हैं। अब इसके आगे कुछ महीनों तक काफका और रेनो अपने काम पर वापस लौट आए थे और रिजल्ट का वेट कर रहे थे, और आज उनका रिजल्ट आने वाला है, जिसको लेकर काफका की बहुत फटी हुई थी। तभी उनका बॉस उन्हें बताता है कि उनके नाम के लेटर आए हैं। ये काफका का आखिरी मौका था। क्या वो एग्जाम में पास होकर कभी मीना के बराबर खड़ा हो पाएगा? अब सीन शिफ्ट होकर डिफेंस फोर्स हेडक्वार्टर जाता है, जहां सभी पास हुए कैंडिडेट्स इकट्ठा हुए थे। उनमें रेनो भी मौजूद था, लेकिन काफका वहां कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पता चलता है कि किकोरू की बचपन की दोस्त वो भी पास होकर इसी डिवीजन में है। यहाँ रेनो की मुलाकात इहारू से होती है और उनकी पहली मुलाकात में ही वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। इहारू रेनो से काफका के बारे में पूछता है। रेनो भी बताते वक्त थोड़ा मायूस हो गया था। तभी कैप्टन मीना सभी नए ऑफिसर्स के स्वागत के लिए स्टेज पर आती है, और क्योंकि किकोरू ने टॉप किया था, इसीलिए उसे भी ओथ लेने के लिए स्टेज पर बुलाया जाता है। ओथ खत्म हो जाने के बाद मीना एक बार फिर किकोरू को थैंक्स कहती है, एग्जाम के बीच हुई अचानक गड़बड़ को संभालने के लिए। हालांकि किकोरू अच्छे से जानती थी कि इन शाबाशियों की हकदार वो नहीं है। वहाँ उसकी आंखें काफका को ही ढूंढ रही थी, और तभी रूम में नटखट काफका घुसता है, जिसको देख किकोरू शर्माने लगती है। वहाँ कई लोग काफका को देख हैरान थे। असल में काफका एग्जाम में फेल भी हो गया था, जिस पर मीना भी कुछ बोलने वाली थी, पर तभी होशिनो कहता है कि वो उसे अपनी डिवीजन में रखेगा। ये जाहिर था कि काफका के मार्क्स उसे किसी भी तरह पास नहीं करवा सकते थे, लेकिन एग्जाम के दौरान अपने पॉइंट्स के बारे में न सोचना और दूसरों को सपोर्ट देना, यहाँ तक कि काइजू की वीकनेस का पता लगाना, ये सभी एक बड़ी वजह थी काफका को एक और मौका देना। और साथ ही वो लोंडा बड़ा फनी है, तो काफका को फुल ऑफिसर बनाने से पहले उसे ट्रेनिंग देकर आजमाया जाएगा, और इसीलिए काफका को ओथ सेरेमनी से बाहर रखा गया था। पर इसके बावजूद कई लोग यहाँ काफका को देख खुश थे। अब सेरेमनी को एंड करते हुए मीना एंडिंग स्पीच देती है। सबसे पहले वो सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करती है इस मुश्किल एग्जाम को पास करने के लिए, लेकिन अब इससे आगे मुश्किलें और भी बढ़ने वाली हैं। इन कुछ सालों में काइजू की तादाद और उनकी ताकत बढ़ती देखी गई है। कुछ केसेस में मरे हुए काइजू वापस जिंदा होते देखे गए हैं। जाहिर सी बात थी कि उनके आगे का सफर बहुत मुश्किल होने वाला है, जिसमें कई लोग अपनी जान भी गंवाएंगे। पर इसके बावजूद मीना चाहती है कि वो सब उस पर भरोसा करे। वो ढाल बनकर सबकी रक्षा करेगी। काफका मीना का नाम लेकर चिल्लाता है कि वो हमेशा उसके साथ खड़ा है। सभी लोग काफका को ही देखे जा रहे थे। काफका ने गलती से इतनी जोर से बोल दिया था, पर एक सीनियर का नाम लेने की सजा के तौर पे उसे 100 पुशअप्स की पनिशमेंट दी जाती है। ये देख होशिनो अपनी हंसी रोक ही नहीं पा रहा था। वो मीना से बोलता है कि उसने काफका को कम सजा दी है, पर तभी वो मीना को मुस्कुराते हुए देखता है।
वैसे हमें होशिनो के काफका को यहाँ रखने के असली कारण के बारे में भी पता चलता है। असल में जब मरे हुए काइजू वापस जिंदा होने लगे थे तो उनमें एक ऐसा भी काइजू मौजूद था जिसका फोर्टीट्यूड 9.8 था, जिसको उस वक्त उन्होंने इग्नोर कर दिया था। पर वहाँ एक और कोई ऐसा था जिसके अचानक वाइटल ऑर्गन्स दिखना बंद हो गए थे। इसके साथ ही काफका काफी मिस्टीरियस है। वो पहला ऐसा कोई था जिसके सूट का एम्पलीट्यूड 0 दिखा रहा था। होशिनो को शक है कि कोई सच उसके सामने है पर उससे छिपा हुआ है। अब काफका के पुशअप्स कंप्लीट हो जाने के बाद किकोरू उसे उसके साथ चलने को कहती है। इहारू उसके मजे लेते हुए पूछता है कि क्या तुम उसे प्रपोज करने वाली हो, जिस पर किकोरू गुस्सा हो जाती है और काफका को पीट कर उसे अपने साथ ले आती है। जिसके बाद काफका हॉस्पिटल से लेके अब तक की उसे सारी कहानी बता देता है। किकोरू यकीन नहीं कर पा रही थी, आखिर कोई भूखे होने पे काइजू कैसे खा सकता है। काफका को लगता है कि उसे ये बात डिफेंस फोर्स को बता देनी चाहिए, शायद वो कोई उसका इलाज ढूंढ सके। किकोरू उसे ये सोचने से भी मना करती है क्योंकि ताकतवर काइजू को मार के डिफेंस फोर्स के लिए वेपन्स बनाए जाते हैं। यकीनन काफका के साथ भी यही किया जाएगा, या तो उसकी बॉडी पे हर दिन तरह तरह के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे। काफका उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि वो ये बात किसी को ना बताए और उसके इतने करीब आ जाने से किकोरू उसे मार के अलग करती है और बोलती है कि काफका ने उसकी जान बचाई थी इसीलिए वो शांत रहेगी। लेकिन अगर उसे पता चला कि काफका काइजू बनकर इंसानों को मारने वाला है तो वो खुद काफका को मार देगी। रेनो ये बात सुनकर डर जाता है। काफका मुस्कुराकर बोलता है कि हाँ ऐसा हो तो मार देना। इस दिन के बाद से ही रेनो अपनी ट्रेनिंग में और मेहनत करने लगा। शूटिंग प्रैक्टिस में उसकी टाइमिंग 2 मिनट 35 सेकंड थी और अब वो सूट की 18% पावर का यूज कर पा रहा था। लेकिन इसकी वजह से उसे एक दोस्त के साथ एक कॉम्पिटिटर भी मिल चुका है, इहारू, जिसकी टाइमिंग 2 मिनट 15 सेकंड थी और अब वो अपने सूट की 20% पावर का यूज कर पा रहा था। लेकिन इन दोनों को ही पछाड़ते हुए किकोरू ने टाइमिंग दी 1 मिनट 16 सेकंड की और अब वो अपने सूट की 55% पावर का यूज कर पा रही थी। हारुइची और आको को भी अपने अपने कॉम्पिटिटर्स मिल चुके थे और वही काफका, जिसका शूटिंग टाइम 6 मिनट 39 सेकंड था और अब अपने सूट की 1% पावर का यूज कर पा रहा था, वो इतना ही करके सबसे ज्यादा खुश हो रहा था। वाइस कैप्टन उसे बताते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो काफका को 3 महीनों में बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। और आज की ट्रेनिंग को खत्म करते हुए वो सभी को फील्ड के 15 चक्कर लगाने को कहता है। अब ट्रेनिंग के बाद सभी लोग हॉट वाटर बाथ लेने आए थे, जहाँ इहारू अपने मसल्स रेनो को शो ऑफ कर रहा था और तभी काफका सभी को अपने मसल्स दिखाता है, जो देख रेनो और इहारू हैरान हो गए थे। लेकिन काफका अपनी सांस को रोककर अपनी तोंद को छिपाने की कोशिश कर रहा था, जिसमें वो बेचारा नाकामयाब हो जाता है और एक मजाक बन जाता है। लेकिन तभी बात लेने आको वहां आता है, जिसकी बॉडी देख सभी लोग शर्म से पानी में कूद पड़ते हैं। वहीं दूसरी तरफ किकोरू भी अपने दोस्तों के साथ बात लेने आई थी, पर वहाँ पहले से ही मीना मौजूद थी। मीना उन्हें अंदर आने को कहती है। वो वैसे भी बाल सुखा के वहाँ से जाने वाली थी। किकोरू यहाँ मीना की बॉडी मसल्स को नोटिस करती है, जो कि बिल्कुल सही मात्रा में थी और मीना का कॉम्बैट पावर भी बहुत ज्यादा है। तो किकोरू इसके पीछे का कारण उससे पूछ ही लेती है। मीना उसे उसके बगल में खड़ा होने को कहती है। वो उसे अपनी बेसिक एक्सरसाइज सिखाने वाली थी। और दूसरी तरफ लड़कों में ये बातें चल रही थी कि उनके डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की वजह क्या है। इहारू जब स्कूल में था तब मीना ने एक काइजू से उसकी जान बचाई थी, तभी से वो मीना जैसा बनना चाहता है। वहाँ हर किसी का डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का कारण किसी तरह मीना ही थी। अब इहारू काफका की वजह पूछता है और काफका उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है। उसने बता दिया था कि वो और मीना बचपन के दोस्त थे। उन्होंने बचपन वाले वादे भी किए थे। अपनी कहानी सुनाकर उसने सबकी जला के रख दी थी। वो लोग मीना के बारे में और जानना चाहते थे, जिसके लिए वो लोग काफका के ऊपर चढ़ने को तैयार थे। लेकिन ज्यादा देर पानी में रहने की वजह से उन सबकी हालत खराब हो गई थी। लेकिन अपने आप को बेहतर बनाने के लिए सभी लोग दिल और जान से मेहनत कर रहे थे। इस बीच मीना के टाइगर ने शायद काफका की रियल आइडेंटिटी को पहचान लिया था, पर अचानक वो खुद कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बावजूद काफका में कुछ खास प्रोग्रेस दिखाई नहीं दे रही थी, पर रेनो और सभी उसका साथ जरूर दे रहे थे। ऐसे ही एक रात काफका लेट नाइट पढ़ाई कर रहा था, तभी वाइस कैप्टन होशिनो वहाँ आते हैं, जो उसे सलाह देने आए थे कि मेहनत के साथ आराम भी जरूरी है। वो काफका की इतनी मेहनत का कारण पहले से ही जानते थे, क्योंकि डॉम में बोली गई हर बात रिकॉर्ड होती है। वाइस कैप्टन काफका से पूछते हैं, क्या मैं ये समझूं कि तुम मेरी जगह लेने की कोशिश कर रहे हो? काफका
हड़बड़ाहट में मना करने लगता है, लेकिन सच तो यही था कि हाँ वो उसकी जगह लेके रहेगा, जो कि वो यहाँ ये एक्सेप्ट भी करता है। वाइस कैप्टन होशिनो जोर से टेबल पर हाथ मारता है और काफका को 2 घंटे देता है, जिसके बाद वो लाइट ऑफ करके और डोर लॉक करके अपने रूम में आराम के लिए चला जाए। पर हाँ, वो ये भी बोलता है कि वो काफका को उसकी जगह नहीं लेने देगा। साथ ही वो यहाँ काफका को किसी से लगाव ना रखने को कहता है, क्योंकि उनके काम में जान की गारंटी नहीं होती। तभी पूरे बेस में इमरजेंसी अलार्म जोर से बजने लगता है। ये काइजू अलर्ट था, मतलब कि उनके पहले मिशन का वक्त आ गया है। सगामिया में बहुत बड़ा होंजू देखा गया है, जिसके आसपास में और उसके अंदर बड़ी तादाद में योजू काइजू मौजूद हैं। मीना कहती है कि वो होंजू को अकेले संभाल लेगी और बाकियों को वो उसके साथ कोऑपरेट करने को कहती है। वहाँ के आम वासियों को सगामिया से दूर ले जाने का काम शुरू कर दिया गया था और उन सभी काइजू को खत्म करने के लिए डिफेंस फोर्स भी निकल पड़ी थी। किकोरू अब तक इस बात पर यकीन नहीं कर पाई है कि उसके सामने बैठा काफका वही काइजू नंबर 8 है, लेकिन उसने काफका से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं। तभी वहाँ काफका को उल्टी आने लगती है और किकोरू ठीक उसके सामने बैठी हुई थी। मिशन की घबराहट के चलते काफका ने कुछ ज्यादा ही खा लिया था। खैर, डिफेंस फोर्स प्लान बनाती है कि होंजू को इस शहर के सेंट्रल एरिया में मारा जाएगा, ताकि शहर को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। वैसे भले ही होंजू काफी बड़ा है, लेकिन असली खतरा वो छोटे योजू हैं जो वो होंजू बना रहा है। सभी ऑफिसर्स का काम सारे योजू को सेंट्रल एरिया में किसी तरह रोक के रखना था, जिसके लिए सभी डिविजन्स के ऑफिसर्स को मल्टीपल रो में बांटा जाता है और काफका का बैच आखिरी रो में लगा हुआ था। मीना भी 8 मिनट में अपनी पोजीशन पर पहुंच चुकी होगी। काफका के पास अपने आप को साबित करने का यह अच्छा मौका है, लेकिन वो इस मिशन को लेके एक ही वक्त में डरा हुआ है, नर्वस है और उसे दर्द हो रहा है। इसके बावजूद वो एक्साइटेड था, क्योंकि ये वही काम था जो काफका हमेशा से करना चाहता था। तभी उन्हें सेक्टर 8 में योजू के दिखने की रिपोर्ट मिलती है। वो सभी सीधा बिल्डिंग से कूद पड़ते हैं। काफका भी अपने पहले मिशन को यादगार बनाने के लिए एक्साइटेड था और वो बिल्डिंग से संभल कर उतरने लगता है। वहीं मीना अपनी जगह पर पहुंच चुकी थी, जहां से वो होंजू को शूट करने वाली है। जितना हो सके होंजू को नुकसान पहुंचाने के लिए मिलिट्री होंजू पे सपोर्ट फायरिंग करती है, पर उस होंजू पर शायद ही कोई असर हो रहा था। काफका का बैच भी सेक्टर 8 में योजू के आने का वेट कर रहे थे, लेकिन इस बार काफका डरा हुआ नहीं था, बल्कि वो सूट की असीम शक्ति को महसूस कर पा रहा था। और तभी एक योजू उसे ठोकर मार के कचरे के डब्बे में फेंक देता है। किकोरू उसे डांट रही थी कि उसका कॉम्बैट पावर 1% है, फिर भी वो इतना आगे चला गया था। थोड़े पुराने ऑफिसर्स उनकी ये हरकतें देख परेशान हो जाते हैं। वो उन्हें ताना मारते हुए कहीं सेफ जगह छिप जाने को बोलते हैं, जो सुन किकोरू का ईगो हर्ट हो जाता है। इन ऑफिसर्स को भी योजू का सामना करने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि ये लोग इनकी कमजोरी नहीं जानते। और तभी किकोरू ने बड़े आराम से उन्हें खत्म कर दिया था। किकोरू की ताकत देख वो ऑफिसर्स भी हैरान हो गए थे। काफका भी किकोरू की तारीफ करता है और काफका के मुंह से अपनी तारीफ सुन वो शर्माने लगती है। और तभी सिस्टम डिटेक्ट करता है कि किकोरू की हार्ट बीट काफी तेजी से बढ़ रही है, तो किकोरू चिल्लाते हुए काफका को अपना मुंह बंद करने को कहती है। असल में किकोरू ही ऐसी नहीं थी, नए बैच में हर कोई अच्छा कर रहा था, क्योंकि वो लोग बैटल के साथ एक दूसरे को कंपटीशन भी दे रहे थे। रेनो भी अपने टाइप के अकॉर्डिंग ग्रीन बुलेट्स को छोड़ के ब्लू बुलेट्स का यूज कर रहा था, जो उसके शिकार की रफ्तार को धीमा कर देते हैं। रेनो अपने आप को जल्द से जल्द ताकतवर बनाना चाहता है, ताकि काफका को कभी काइजू बनने की जरूरत ना पड़े। प्लेटून लीडर भी नए बैच से इम्प्रेस हो गई थी, खासकर उनकी पर्सनैलिटी से। पर इस बैच में यही बात खास नहीं थी। जो यहाँ अच्छा कर रहे हैं वो दूसरे को बेहतर करने में मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन बस वहाँ काफका ही था जो किसी की मदद नहीं कर पा रहा था। इसको लेकर उसे अपने ऊपर निराशा भी हो रही थी। तभी उसे उन ऑफिसर्स की कही वो बात याद आती है कि कैसे उन्हें अभी तक योजू की कमजोरी का पता नहीं चला है। वो अपने पीछे एक मरे हुए योजू को पाता है और अपने सूट की 1% पावर का यूज करके वो उस योजू के शरीर को फाड़ देता है। इस योजू का शरीर फंगस जैसा था, लेकिन उसका कोर वहाँ नहीं था जहाँ अक्सर हर काइजू का होता है। तभी काफका एक चीज देख हैरान हो जाता है। वो वाइस कैप्टन होशिनो को योजू के कोर के बारे में बताता है, जो कि उसकी गर्दन के बेस में था, जिसको एक सख्त फाइबर ने कवर किया हुआ है। इसीलिए कोर को खत्म करने के लिए इन पर साइड से हमला करना होगा। और जो हैरान कर देने वाली बात थी वो ये थी कि इन योजू के निचले हिस्से पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लगे हुए हैं, जिन्हें अगर नष्ट नहीं किया गया तो मारे गए योजू से और योजूस पैदा होने लगेंगे। होशिनो काफका के काम से इम्प्रेस हुआ था और उसके
उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और उस योजू के कोर की जानकारी सभी टीम तक पहुंचा दी जाती है। अब काफ्का भी अच्छा महसूस कर रहा था कि वो अपनी टीम के काम आ पा रहा है। वो सोचता है कि वो सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम कर सकता है। अचानक वहाँ धमाके होने लगते हैं। सभी लोग मिलकर उस होंजू को कमजोर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर कोई भी हमले का असर ही नहीं हो रहा था। मीना ने भी उस पर अपना निशाना दाग दिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मीना अपने सूट की 96% पावर का यूज कर पाती है, जिस कारण उसके वेपन से किया हमला काफी ताकतवर होता है। और यही कारण है कि मीना को अटैक करने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। पहला शॉट होंजू के शरीर को तबाह कर देता है और दूसरे शॉट में उसका कोर तबाह हो चुका था। थर्ड शॉट में ये कंफर्म कर दिया जाता है कि होंजू मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद मीना ने हमले करना बंद नहीं किया था। वो शायद काफ्का को जता रही थी कि कौन बेहतर डिफेंस फोर्स ऑफिसर बना है। उसी वक्त होशिनो काफ्का से आकर पूछता है कि क्या वो कभी इतनी ताकत इकट्ठा कर पाएगा कि वो मीना के बगल में खड़ा होकर लड़ सके। तो काफ्का उल्टा उनसे पूछता है कि क्या वो खुद ऐसा कुछ कर सकते हैं, जिस पर होशिनो शान से मना कर देता है। लॉन्ग रेंज में या तो बड़े काइजू के मामले में होशिनो की कॉम्बैट पावर कुछ खास नहीं है, लेकिन जब बात छोटे या तो मीडियम साइज के काइजू की आती है तो उससे बेहतर यहाँ और कोई भी नहीं। वो हिला भी नहीं था, फिर भी उसने होंजू के टुकड़े करके जमीन पर बिखेर दिया था। वाइस कैप्टन होशिनो, जिनका स्पेशल वेपन 2 छोटी कटाना है। वैसे वो विशालकाय होंजू मारा जा चुका है, लेकिन लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। उस होंजू के अंदर पल रहे अनगिनत योजूस अब तेजी से बाहर आ रहे हैं। अब तक सभी नए ऑफिसर थक चुके हैं, उनकी कॉम्बैट पावर काफी कमजोर हो चुकी है। वाइस कैप्टन होशिनो हमें बताते हैं कि ज्यादातर ऑफिसर्स अपना पूरा करियर 20% कॉम्बैट पावर में ही निकाल देते हैं। सिर्फ किकोरू ही ऐसी थी जिसने आते ही इस लिमिट को तोड़ दिया था, लेकिन होशिनो को रेनो के अंदर भी पोटेंशियल दिखता है। दूसरी तरफ हम रेनो और इहारू को एक साथ देखते हैं। वो दोनों सेक्टर फॉक्स की ओर जा रहे थे, क्योंकि एक रिपोर्ट मिली है कि वहाँ एक नया काइजू देखा गया है। लेकिन जब वो दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो उनसे पहले वहाँ एक सफाई कर्मचारी मौजूद था। वो लोग नहीं जानते कि ये यहाँ क्या कर रहा है, पर हम जानते हैं कि ये मरे हुए योजूस के अंदर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढ रहा है। वो हैरान था कि सभी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढकर तबाह कर दिया गया है। इहारू भड़क जाता है और उसे यहाँ से एक सेफ जगह जाने को बोलता है, लेकिन वो आदमी इहारू के ऊपर फिंगर पॉइंट करता है और उसे शूट कर देता है। इहारू बच गया था कि गोली उसके दिल के थोड़े से ऊपर ही लगी थी। हम देखते हैं कि ये वही अनजान काइजू था जो एग्जाम के दौरान देखा गया था। उन दोनों ने भी इसको पहचान लिया था। वो दोनों बेस में रिपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस काइजू ने इस हिस्से को बाहरी दुनिया से अलग कर दिया है, जिस कारण वो लोग किसी को भी कांटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अब वो काइजू रेनो पर भी वही हमला करता है, लेकिन रेनो की तेजी उसके ही एम पर उसे शक करने पर मजबूर कर देती है। हालांकि रेनो घायल तो हुआ था, लेकिन जो किकोरू ने उन्हें कैफे में बताया था कि इस अनजान काइजू के हमला करने से पहले उसकी उंगलियां पंप होती हैं। इस चीज को ही नोटिस करके रेनो बार बार अपने सेंसिटिव ऑर्गन्स को बचा पा रहा था, लेकिन ये चीज वो काइजू भी समझ चुका था। रेनो की बुलेट्स का भी इस पे कोई असर नहीं होता। वो इहारू को यहाँ से जाकर बैकअप बुलाने को कहता है। वो तुरंत मना कर देता है, पर तभी उसके ऊपर एक और जानलेवा हमला होता है, पर रेनो ने उसे बचा लिया था। रेनो एक बार फिर उसे यहाँ से जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसकी बात मान के इहारू वहाँ से चला जाता है। डर तो रेनो को भी लग रहा था कि किकोरू तक उसके सामने टिक नहीं पाई थी, लेकिन इसके बावजूद वो यहाँ खड़ा है और लड़ रहा है, क्योंकि उसे काफ्का जैसा डिफेंस फोर्स ऑफिसर बनना है जो अपनी जान की परवाह किए बिना अपने साथियों की जान बचाते हैं। दूसरी तरफ इहारू भागते भागते गिर जाता है। असल में वो गहरी सोच में डूबा हुआ था। वो रेनो जो अपने सूट की 8% पावर का ही यूज कर पाता था, आज वो बढ़कर 18 हो चुकी है, जबकि वो पिछले 2 हफ्तों से 20 पर ही अटका हुआ है। वाइस कैप्टन होशिनो ने उन्हें बताया था कि ज्यादातर ऑफिसर्स अपने पूरे करियर में सूट की सिर्फ 20 से 30% पावर का ही यूज कर पाते हैं, लेकिन इसको ब्रेक करने की क्षमता हर किसी में होती है। इहारू सोचता है कि जब से उसने डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने का सपना देखा था, तब से हर एक दिन वो अपने आप को ताकतवर बनाने को पुश करता आ रहा है, लेकिन रेनो ने ऐसे उसे सरपास कर दिया जैसे कोई बड़ी बात ही ना हो।
वहाँ दूसरी तरफ उस काइजू को भी एहसास हो गया था कि रेनो पर उसके आम हमले काम नहीं करेंगे, इसीलिए वो अपने 2 और हाथों को बाहर निकाल लेता है और इस बार उसने अपनी सभी फिंगर्स को एक साथ पंप किया था। लेकिन वो हमला रेनो को लग पाता इससे पहले इहारू उसे बचा लेता है। इहारू को अपने अंदर की कमी का एहसास हो चुका था। असल में उस दिन से आज तक इहारू अपने आप को बदल ही नहीं पाया। हर बार किसी को उसे बचाने आना पड़ता था। वो रेनो से मुस्कुराते हुए बोलता है, रेनो तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें बचा रहा हूँ। अब जाके उस काइजू को भी एहसास हुआ कि रेनो इहारू को भगाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। इस काइजू ने इस इलाके में नेमेटिक स्पेस बनाया हुआ है। इस काइजू की इच्छा के बिना ना तो कोई इसके अंदर आ सकता है और ना ही इसकी इच्छा के बगैर यहाँ से बाहर जाया जा सकता है। अब रेनो और इहारू एक साथ मिलकर उस काइजू पर हमला करते हैं। इहारू पीछे से बैकअप दे रहा था। वो भी रेनो की तरह डिफरेंट बुलेट्स को ट्राई कर रहा था। ये कंडक्टर राउंड बुलेट्स हैं जो एनिमी की बॉडी को पैरालाइज कर देती है। काइजू इहारू एक आसान टारगेट को पहले खत्म करने का सोचता है, लेकिन अब तक इहारू भी उसके अटैक की टाइमिंग समझ चुका था और वो कंडक्टर बुलेट से उसके पैरों को कुछ देर पैरालाइज कर देता है। इस मौके का पूरा फायदा उठाने के लिए रेनो अपनी कॉम्बैट पावर की लिमिट को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा था। काइजू के शरीर के हिस्से इधर उधर बिखरने लगते हैं, लेकिन धुआं हटने के बाद हमें पता चलता है कि उस काइजू ने अपने सामने मरे हुए योजू के ढेर को इकट्ठा कर दिया था। वो अचानक बाहर निकलता है और रेनो के शरीर को छन्नी कर देता है। दूसरी तरफ फोर्स को भी रियलाइज हो चुका था कि कुछ देर से रेनो और इहारू से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है। काफका को उनकी चिंता हो रही थी। तभी वो एक मरे हुए योजू की बॉडी को रिएक्ट करते हुए देखता है। काफका और किकोरू दोनों ही समझ चुके थे कि किसकी वापसी हुई है। दूसरी तरफ रेनो लगभग अपनी कॉन्शियसनेस खो ही बैठा था, लेकिन वो अभी भी अपने बहते खून को रोकने की कोशिश करता है और फिर खड़ा होने की कोशिश कर रहा था। इहारू की कंडक्टर राउंड्स भी अब बेअसर थी, जिसके बाद वो इहारू के हाथों और पैरों को डैमेज कर देता है और रेनो जितना उठने की कोशिश कर रहा था वो काइजू से उतना ही तड़पा रहा था। इहारू को अपने पे गुस्सा आ रहा था कि उसका साथी उसके ही सामने मारा जा रहा है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा। वो मान चुका था कि रेनो उससे ज्यादा स्ट्रांग है और शायद एक दिन वो कैप्टन भी बन जाएगा, इसीलिए वो नहीं चाहता कि रेनो का अंत ऐसे हो। वो गन उठाकर काइजू पे हमला करता है, लेकिन उस गन की बुलेट खत्म हो चुकी थी। सब कुछ खत्म हो चुका था। उस काइजू ने वापस अपनी फिंगर पॉइंट कर ली थी। इहारू गॉड या एविल जो भी सुप्रीम बीइंग सच में मौजूद है, वो उससे अपने दोस्त की जान की भीख मांग रहा था। वो काइजू रेनो को खत्म करने वाला था, लेकिन इस बार उसके पीछे एक डेमोनिक एंटिटी खड़ी थी जिसने एक ही पंच में उस काइजू के सिर को धड़ से अलग कर दिया था। काफका हिबिनो काइजू नंबर 8 रेनो से माफी मांगता है लेट आने के लिए और उसे अपनी गोद में उठा लेता है, लेकिन वो काइजू अभी तक मरा नहीं था। काफका रेनो से थोड़ा वक्त मांगता है और उसे अपनी चोटों को सूट से हील करने को कहता है। रेनो सोच रहा था कि जिसके लिए वो स्ट्रॉन्ग बन रहा था, आज उसी की वजह से उसे वापस काइजू बनना पड़ा। काइजू नंबर 8 के बारे में इस अनजान काइजू ने भी सुना था, लेकिन ये उसकी उम्मीद से भी ज्यादा ताकतवर निकला। वो बोलता है कि काइजू होकर तुम मेरे आड़े क्यों आ रहे हो? खैर, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम्हारे शरीर को मैं खिलौने की तरह रखूंगा। जिसके अगले ही सेकंड काफका के राइट साइड होल हो जाता है। वो काफका के खिलाफ अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहा था। इहारू हैरान था कि वो अनजान काइजू अब तक बस उनके साथ खेल रहा था। रेनो काफका को भागने को कहता है, तो वही हम काफका की आंखों में गुस्सा साफ देख पा रहे थे। क्या ये वही चीज है जिससे तुम इन्हें टॉर्चर कर रहे थे? काफका ने उसके इतने ताकतवर हमले को सिर्फ अपनी चीख से रोक दिया था। काफका उसके करीब आकर उस पे मल्टीपल पंचेस मारता है, जिससे बचने के लिए वो अनजान काइजू एक बार फिर अपने सामने लाशों का ढेर खड़ा कर देता है और अपनी बॉडी को जल्दी हील करने लगता है। पर काफका ने उस ढेर को ही फाड़ दिया था। उसको संभलने का एक मौका नहीं मिल पा रहा था। उसके शरीर से बना कवच भी फट जाता है और अपने आप को इतनी जल्दी रिजनरेट करना उसके लिए नामुमकिन था। वो लड़ाई से पीछे हटना चाहता था, लेकिन काफका उसे मौका तो दे। काफका उसके कोर पर अल्टीमेट पंच मारता है, जिससे वो काफी दूर जाके गिरा था, लेकिन वो उस हमले को कुछ हद तक सह गया था। पर अब उसका कोर पूरी तरह एक्सपोज हो गया है। अब काफका उसे खत्म करने वाला था, पर ऐसा होने से पहले वो लोग डिफेंस फोर्स की नजर में आ जाते हैं। इतनी पिटाई की वजह से उस अनजान काइजू का नेमेटिक स्पेस टूट गया था। दूसरी तरफ हम किकोरू को देखते हैं, जो काफका को ही ढूंढ रही थी। वो चिंता में थी कि
कहीं काफ्का डिफेंस फोर्स की नजरों में ना आ जाए। और तभी सभी को काइजू नंबर 8 के दिखने की रिपोर्ट मिलती है। इस बीच उस अनजान काइजू को अपने आप को हील करने का मौका मिल गया था और वो काफ्का को भी समझ चुका था। वो ऑफिसर्स को चारा बनाकर वहाँ से डिसअपियर हो जाता है और काफ्का भी वहाँ से भागने के लिए एक लंबी छलांग लगाता है और एक पतली गली ढूंढता है जहाँ वो अपना इंसानी रूप ले पाएगा। पर वहाँ उसकी मुलाकात वाइस कैप्टन होशिनो से होती है जो उसका ही इंतजार कर रहा था। वाइस कैप्टन होशिनो ने काइजू नंबर 8 को पकड़ लिया है। ये रिपोर्ट रेनो और किकोरू को चिंता में डाल देती है। होशिनो को लग रहा था कि काइजू नंबर 8 वही काइजू है जो रेनो और इहारू को टॉर्चर कर रहा था। इसके अगले ही पल उसकी तलवार काफ्का की गर्दन के करीब थी जिससे काफ्का अनजाने में ही बच पाया था। उससे वाइस कैप्टन होशिनो की रफ्तार की बराबरी मुश्किल से ही हो पा रही थी। जैसा उन्होंने बताया था कि छोटे और मीडियम साइज के काइजू के मामले में वो मीना से भी बेहतर हैं। यहाँ वो बात सच दिखाई दे रही थी। उनके सूट की कॉम्बैट अनलिश पावर 92% थी। यहाँ काफ्का भी सोच रहा था कि अगर उसका एक पंच भी होशिनो को लगा तो होशिनो की मौत हो सकती है। उतने में होशिनो ने उसके शरीर को काट दिया था। उसका दूसरा अटैक लगने से पहले काफ्का पीछे हट जाता है लेकिन होशिनो की स्पीड उसे भागने का एक मौका नहीं देती। फिर भी काफ्का चकमा देकर भागने की कोशिश करता है लेकिन होशिनो का एक फास्ट अटैक जो काफ्का तक को दिखाई नहीं दिया वो उसके हाथ समेत कोर के करीबी हिस्से को काट देता है। काफ्का अपने शरीर को वापस रिजनरेट करता है और उसे रियलाइज हो चुका था कि वो होशिनो से भाग नहीं पाएगा। अब वो भागने की कोशिश छोड़ हर एक हमले का सामना करता है। अब एनिमे के रिलेटेड एक छोटी सी डिटेल, जैसा कि अब तक हम होंजू और योजू किस्म के काइजू के बारे में ही सुनते आए हैं, लेकिन एक और तरह के काइजू होते हैं जिनका फोर्टिट्यूड 8.0 से ऊपर होता है। वो दाई काइजू होते हैं, सबसे ताकतवर काइजू जिसमें काइजू नंबर 8 यानी काफ्का भी आता है और शायद वो अनजान काइजू भी। होशिनो अपने वेपन्स को हीट करता है और डबल इनविजिबल स्लैशेस से अटैक करता है जिससे काफ्का का एक पैर कट गया था। लेकिन यह अटैक तो सिर्फ होशिनो का एक झांसा था। वो काफ्का के करीब आके उसके कोर पर मिस्ट स्लैश ऑन से हमला करता है जिसका अंदाजा काफ्का को भी था। उसका कोर एक्सपोज हो जाने के बाद उसे अंदाजा था कि होशिनो सीधा उसके कोर पर ही हमला करेगा। उसने होशिनो की तलवार को अपने शरीर से पकड़ लिया था। अब काफ्का अपने शरीर को चार्ज करता है। होशिनो भी वहाँ बुरी तरह फंस गया था लेकिन काफ्का उस पे न हमला करके उसके हथियार पे हमला करता है और उस प्रेशर की वजह से होशिनो पीछे ढकेला जाता है। जब तक वो अपने आप को संभाल पाता काइजू नंबर 8 भाग चुका था। अगले दिन का सूरज भी निकलने लगा था। अब तक सारे योजू भी मारे जा चुके थे। उनके लाशों के ऊपर बैठी किकोरू काफ्का के बारे में ही सोच रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि उसे काफ्का पे भरोसा करना चाहिए या फिर नहीं। उसे एहसास है कि काफ्का ने ही उसकी जान बचाई थी लेकिन है तो वो काइजू ही। तभी थका हुआ काफ्का उसके सामने आता है जिसको देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। उसके गिरने से पहले किकोरू से संभाल लेती है। काफ्का किकोरू से माफी मांगता है कि वो उस अनजान काइजू से उसका बदला नहीं ले पाया। किकोरू शर्मा जाती है और बोलती है कि मायूस होने की जरूरत नहीं, उसका खात्मा मेरे ही हाथों होगा। काफ्का मुस्कुराता है और इमरजेंसी वार्ड में जाने लगता है। उसे रेनो और इहारू की चिंता हो रही थी पर किकोरू उसे जाने नहीं देती और जाकर भी वो क्या कर लेगा। किकोरू बोलती है कि ज्यादा चिंता उसे खुद की करनी चाहिए। किकोरू बताती है कि डिफेंस फोर्स काइजू की रीजनरेट पावर पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो असल खतरा यहाँ काफ्का को है और उसकी बेवकूफी की वजह से वो वाइस कैप्टन की नजरों में आ गया है जिसको अगर एक सबूत भी मिला तो वो सीधा काफ्का तक पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ होशिनो अभी तक बैटल को लेके गहरी सोच में डूबा हुआ था। तभी मीना वहां आती है और उसकी फोटो क्लिक करने लगती है। मीना उससे काइजू नंबर 8 के बारे में पूछती है। होशिनो को लगता है कि काइजू नंबर 8 एक दाई काइजू है। ये सुन मीना हैरान हो गई थी क्योंकि अगर ये सच हुआ तो ये 5 साल में दिखा पहला दाई काइजू होगा और आखिरी बार 5 साल पहले एक दाई काइजू फुकोगा में दिखा था। होशिनो बताता है कि काइजू नंबर 8 थोड़ा अलग है। वो दूसरे काइजू की तरह लोगों पे बेवजह हमला नहीं करता। तभी उसे रियलाइज होता है कि यही बात तो उसे इतने वक्त से खटक रही थी। मौका होने पर भी काइजू नंबर 8 ने उसे मारा नहीं और उसकी मूवमेंट भी एक इंसान जैसी थी। मीना होशिनो को रेस्ट लेने को कहती है और बात रही काइजू नंबर 8 की तो वो भी एक काइजू है और उनका काम
काइजू को खत्म करना है, जो कि होशिनो को भी ये बात सही लगती है। तभी इगारुगा नाम का एक ऑफिसर ऐसी हड़बड़ाहट में रिपोर्ट देता है कि मीना और होशिनो के कान फटने को आ गए थे। वैसे उसे बताना था कि इहारू और रेनो का सामना जिस काइजू से हुआ था वो वही एग्जाम वाला काइजू था, और जब वो उनके सामने आया था तब उसने इंसान का रूप लिया हुआ था। ये डरा देने वाली बात थी। आज तक ऐसा कभी किसी के मुंह से सुना नहीं गया। और ऐसे काइजू को ढूंढा कैसे जाएगा जो इंसानों के रूप में इंसानों के बीच छिप सकता है, जैसे अभी उस अनजान काइजू ने एक और इंसान की बॉडी पे कब्जा कर लिया है। डिफेंस फोर्स के द्वारा इसको कोड नेम काइजू नंबर 9 दिया गया है। दूसरी तरफ रेनो को भी होश आ गया था। वो काफका को सामने देख खुश होता है कि काफका बिल्कुल ठीक है, जिस पर काफका उसे मारता है क्योंकि ये बात तो उसे बोलनी चाहिए। वैसे रेनो काफका को थैंक्स कहता है उसकी जान बचाने के लिए, जो सुन वो लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उसी रूम में इहारू भी एडमिट था। और ये बात वो रेनो से पूछता भी है कि वो काफका को थैंक्स क्यों कह रहा है, जबकि उसकी जान तो काइजू नंबर 8 ने बचाई थी। किकोरू बात को संभालते हुए कहती है कि काफका ने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढ निकाला जिसे उन्हें मारने में आसानी हुई, और इहारू उनकी बात पर यकीन भी कर लेता है। जिसके बाद वो काइजू नंबर 8 की पावर की तारीफ करने लगता है, जो सुन काफका भी फूलने लगता है। और ये चीज इहारू फिर नोटिस कर लेता है और किकोरू उसे फिर से पागल बना देती है। अब इसके बाद सीन जाता है सीधा रात को, जहां सभी ने एक होटल में अपने पहले मिशन की कामयाबी पर जश्न रखा था। लेकिन काफका ने जिसे ये सब ऑर्गेनाइज करने को कहा था वो इज़ोमोटेक, जो इस देश की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका वारिस हारुइची को दिया था, जिस कारण पार्टी बहुत ही शानदार और महंगी पड़ रही थी। और काफका हारुइची की इस पहचान से बिल्कुल अनजान था। किकोरू बताती है कि इज़ोमोटेक काइजू सूट बनाती है और ये लोग किकोरू की फैमिली से भी अमीर हैं। खैर इसके बाद सभी लोग दबा के खाते हैं और पीते हैं। सभी को खुश देख रेनो को भी खुशी हो रही थी। तभी वाइस कैप्टन होशिनो बोलते हैं कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अचानक रेनो देखता है कि सभी लोग नशे में आपस में बहस कर रहे हैं, पर गौर करने वाली बात थी कि ये लोग नशे में भी मिशन की ही बात कर रहे थे। पहले मिशन के बाद सभी ने अपने अंदर की कमी को पहचाना है। रेनो को एहसास हुआ कि वो अकेला नहीं है जो यहाँ ताकतवर होना चाहता है। यहाँ काफका ने बारू को पंजे में चैलेंज किया था, जिसमें वो बुरी तरह से हार जाता है। होटल के बाहर हारुइची होटल के मालिक दोजिमा से बात कर रहा था। उनकी बातों से हमें पता चलता है कि हारुइची ने सब कुछ छोड़ के डिफेंस फोर्स ज्वाइन किया है और तब से उसने अपने फादर से भी बात नहीं की है। तभी अचानक वो अपने पीछे बारू को देखता है, जो शायद वॉशरूम जा रहा था, और उसने शायद उनकी बातें भी सुन ली थी। खैर होशिनो सभी को शांत होने को कहता है और सभी के सामने एक बड़ी अनाउंसमेंट करता है। मिशन के दौरान काफका की वजह से कई लोगों की जान बच पाई है, जिसे डिफेंस फोर्स ने नोटिस किया और उन्होंने काफका को फुल टाइम ऑफिसर बनाने का फैसला लिया है। यानी कि अब काफका भी 3rd डिवीजन का एक ऑफिसर है। ये सुन जश्न का मजा 4 गुना बढ़ गया था। काफका की इस खुशी को सब लोग मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे। अगले दिन मीना के द्वारा उसे डिफेंस फोर्स बैच भी मिल जाता है और अपनी ओथ लेने के बाद नटखट शर्मिला काफका वहाँ से जा रहा था। अचानक मीना उससे बोलती है कि उसे इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, उसके बगल में खड़े होने का सपना अभी बहुत दूर है। काफका हैरान हो गया था कि मीना को उसका वादा याद है, जो शीला काफका मीना का नाम लेते हुए बोलता है कि ऐसा हो के रहेगा। मीना स्माइल करती है और एक सीनियर का नाम लेने की सजा के तौर पे उसे 50 पुशअप्स लगाने को कहती है। अचानक मीना काइजू नंबर 8 का नाम लेती है। ये सुन काफका घबरा गया था, पर हमें पता चलता है कि काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 के ऊपर रखी गई मीटिंग के लिए मीना को हेडक्वार्टर जाना होगा। उसके अब्सेंस में यहाँ का इंचार्ज होशिनो रहेगा और मीना काफका को बताती है कि होशिनो के कहने पर ही उसे फुल टाइम ऑफिसर बनाया गया है, तो उसे उसकी उम्मीदों पे खरा उतरना होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि आज फिर से काफका लेट नाइट पढ़ाई कर रहा है और जब काफी देर हो जाती है तो वाइस कैप्टन के आने से पहले काफका वहाँ से जाने लगता है, पर तभी उसकी नजर ट्रेनिंग रूम में जाती है जिसकी लाइट जली हुई थी। काफका जब वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ वाइस कैप्टन अपनी इंटेंस ट्रेनिंग कर रहे थे। काफका ये देख हैरान हो जाता है कि होशिनो काइजू नंबर 8 के साथ हुई लड़ाई को वापस रिक्रिएट कर रहा था और उस इमेजिनरी फाइट में उसने काफका की गर्दन उड़ा दी थी, जो देख काफका की हालत पतली होने लगती है। होशिनो उसे नोटिस कर लेता है और आज फिर से उसके लेट जागने का कारण पूछता है, तो काफका भी उससे यही सवाल करता है। होशिनो बताते हैं कि वो स्ट्रेटजी बना रहे हैं ताकि वो काइजू नंबर 8 को देखते ही कई हिस्सों में काट सके। हमें पता चलता है कि लड़ाई के दौरान होशिनो ने अपने आप को रोका हुआ था। अगर वो अपनी टेक्निक 6 का इस्तेमाल करता
तो काफका अब तक मारा जा चुका होता। काफका जानता था कि होशिनो सबकी परवाह करता है, इसीलिए वो खुद काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 को मारना चाहता है। काफका होशिनो से बोलता है कि वो लड़ाई में उसकी पूरी मदद करेगा। उसकी ये बात सुनकर होशिनो उसकी गर्दन दबोच लेता है। अब 1% पावर यूज करने वाला होशिनो की मदद करेगा। काफका किसी तरह वहाँ से निकलने की कोशिश करता है। अचानक वाइस कैप्टन बोलते हैं कि वो उससे 1% की उम्मीद तो रख ही सकते हैं, जिसके बाद वो काफका को उसके रूम में आराम करने को बोलते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा खतरा सीधा उनके घर दस्तक देने आ रहा है। कई सारे उड़ने वाले काइजू, जिनके ऊपर एक इंसानी काइजू जैसा काइजू सवार था। यहाँ होशिनो अभी तक सोया नहीं था। वो काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 9 की रिपोर्ट पढ़ रहा था। उसको अभी तक ये बात परेशान कर रही थी कि काइजू नंबर 8 के रिफ्लेक्सेस इंसानों जैसे कैसे थे और काइजू नंबर 9 इंसानों का रूप कैसे ले सकता है। आखिर इन कुछ वक्त में कैसे कैसे काइजू उनके सामने आते जा रहे हैं। दूसरी तरफ काफका भी सीरियस हो गया था। उसे वाइस कैप्टन की नजरों में खरा उतरना है, पर अभी तो उसे अपने बेड पे जाके सोना होगा। अचानक काफका की नजर ऊपर की ओर जाती है। वो अपनी ओर कई सारे उल्का पिंड आता देखता है। असल में ये वही उड़ने वाले काइजू हैं जो बेस पर उल्का पिंड की तरह गिर रहे हैं। होशिनो को भी पता चलता है कि बेस पर काइजू की बहुत बड़ी सेना ने हमला कर दिया है और हर एक काइजू का फोर्टीट्यूड 6.1 से ज्यादा था, यानी कि हर एक काइजू होंजू लेवल का काइजू है। कैप्टन मीना के यहाँ ना होने की वजह से सारे कमांड होशिनो को संभालने होंगे। वो सभी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स को वापस बेस पर बुलाता है और जो यहाँ मौजूद हैं उन्हें ट्रेनिंग एरिया में इकट्ठा होने को कहता है। होशिनो कंफ्यूज था कि उसे अभी तक बेस के बाहर डैमेज होने की रिपोर्ट नहीं मिली थी, तो क्या इसका मतलब यही था कि इन काइजू का मेन टारगेट डिफेंस फोर्स का बेस ही है। दूसरी तरफ काफका यहाँ इतने सारे वाइटी टाइप काइजू देख हैरान हो गया था। उसका मानना था कि ऐसा होना नामुमकिन है। वो वाइस कैप्टन को बताता है कि वाइट टाइप काइजू साल में दर्जन बार दिखाई देते हैं, लेकिन इनमें एक खास बात होती है, ये हमेशा अकेले हमला करते हैं। और अगर ये लोग एक साथ झुंड में हमला कर रहे हैं, जिसका सिर्फ एक ही मतलब है, ऐसा एक पावरफुल लीडर जिसने इनके घमंड को भुलवाकर इन्हें एक साथ आने को इनकरेज किया है। वो इंसानी काइजू होशिनो से पूछता है कि क्या वो यहाँ सबसे ताकतवर है। होशिनो के सामने एक और इंसानी भाषा बोलने वाला काइजू खड़ा था। होशिनो बोलता है कि फिलहाल तो वही यहाँ सबसे ताकतवर है। साइंटिस्ट कुरोमी बताती है कि इस काइजू का फोर्टीट्यूड 8.3 है, यानी कि ये एक दाई काइजू है। होशिनो ऑफिसर्स को संभालने का काम इगारुका को दे देता है और उसे सभी होंजूस को इंसानों तक पहुंचने से रोकना होगा। तभी वो दाई काइजू अपनी फिंगर से एक प्रेशर क्रिएट करता है, जिससे होशिनो बार बार बचा था। वो होशिनो से इम्प्रेस होता है और एक ताकतवर पंच उसको मारता है, लेकिन होशिनो ने अपने साथ अपने ऑफिसर्स को भी बचा लिया था। वो दाई काइजू अपनी आंख खोलता है। उसकी चीख पर सारे Y1 टाइप काइजू एक्टिव हो जाते हैं, जिसके बाद वो एक और पंच होशिनो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बिल्डिंग पर लगता है और वो बिल्डिंग चूर हो जाती है। होशिनो को एहसास हो गया था कि अगर एक पंच भी उसको लगा तो यहाँ उसकी मौत तय है। वो काइजू नंबर 8 के जैसे इसकी चमड़ी को नहीं काट पा रहा था। दूसरी तरफ सारे ऑफिसर्स एक साथ भी एक होंजू को रोक नहीं पा रहे थे। तभी काफका सभी को बताता है कि उन्हें होंजू पर पीछे से हमला करना होगा। असल में इन वाइट टाइप काइजू की चमड़ी पीछे से बहुत ही पतली होती है। ऐसा इनके वेट के लिए होता है ताकि ये आसमान में उड़ सके। काफका बताता है कि इनका कोर भी पीछे ही होता है। हारुची और बारू अलग अलग होकर इन काइजू के पीछे हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये सब एक साथ काम कर रहे थे और कोई भी उनके पीछे नहीं जा पा रहा था। तभी किकोरू बोलती है कि इन्हें मारने का एक और तरीका है। वो तेजी से आगे बढ़ रही थी। उसके हाथों में एक नया हथियार था, जिससे उसने उस काइजू के सख्त हिस्से को तोड़ दिया और उसके कोर को तबाह कर दिया। हमें पता चलता है कि आजकल जिस तरह के काइजू देखने को मिल रहे हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन ने फैसला लिया था कि वो इस बेस की सबसे ताकतवर ऑफिसर को स्पेशल वेपन देंगे, जो सिर्फ कैप्टन और वाइस कैप्टन को ही दिया जाता है। इतना कमाल का वेपन होने के बावजूद एक वजह थी कि किकोरू को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे लगता है कि ये वेपन उसके साथ सूट नहीं कर रहा। वैसे मैं आपको बता दूं कि ये वेपन 2 साल पहले शिनागामा में मारे गए होंजू के यूनी ऑर्गन से बनाया गया है और इसकी खूबी है कि ये हमले के दौरान शॉक्स वेव छोड़ता है, जो उसके हर एक हमले को 10 गुना ताकतवर बना देते हैं। उसी वक्त एक और होंजू किकोरू पर हमला करता है, तो इस वेपन के शॉक्स वेव से ही किकोरू ने उसके कोर को तबाह कर दिया था। किकोरू को देखकर रेनो बोलता है कि जैसे मौत ने अपना हथियार हाथ में लिया हो। तभी एक और होंजू किकोरू पर ऊपर से हमला करने आता है
लेकिन उससे पहले रेनो ने उसे जमा दिया था। किकोरू भी हैरान हो गई थी कि रेनो कब से इतना काबिल हो गया कि उसने एक होंजू को जमा दिया। खैर, किकोरू उसकी गर्दन उड़ा देती है और रेनो से बोलती है कि अगर वो उसकी स्पीड मैच कर पाया तो रेनो उसके काम आ पाएगा। उनकी बातें सुनकर हारुइची और बारू भी टीम अप कर लेते हैं। हम देखते हैं कि उन्होंने उस काइजू को खत्म कर दिया था, लेकिन असली खतरा तो वो दाई काइजू है जिससे होशिनो अकेले लड़ रहा है और अभी तो वो काइजू होशिनो को ही पीछे ढकेलता जा रहा है और ऐसा करने में उसे मजा भी बहुत आ रहा है। ये हैरान कर देने वाली बात थी क्योंकि काइजू के अंदर ऐसे इमोशंस नहीं होते। होशिनो गेट नंबर 3 को खोलने के ऑर्डर देता है, लेकिन इसके बावजूद उस काइजू ने इतने कीमती गेट को तोड़ दिया था। अचानक वो काइजू होशिनो के पीछे आ जाता है। वो बोलता है कि आज तक कोई काइजू भी उसके सामने इतनी देर नहीं टिक पाया था। अगर वो होशिनो को खा ले तो वो और भी ताकतवर बन जाएगा। जिसके बाद वो एक तेज हमला होशिनो पे करता है, पर सही वक्त पर होशिनो ने अपनी तलवार बीच में अड़ा दी। वो घायल तो हुआ पर उसकी जान बच गई थी। एक बार फिर इतने ताकतवर काइजू को होशिनो ने इम्प्रेस कर दिया था क्योंकि उसका एक हाथ जमीन पे कट के नीचे गिर चुका था। हमें पता चलता है कि होशिनो ने शुरू से अपने आप को रोका हुआ था। वो पूरे वक्त इस दाई काइजू को यहाँ लाने की कोशिश कर रहा था ताकि वो अपने सूट की पूरी पावर का यूज कर सके। वो अपने सूट की 92% पावर का यूज करता है। दूसरी तरफ किकोरू की दोस्त मिनासे एक होंजू के हाथों मारी जाने वाली थी, पर वक्त पर काफ्का अपने पैरों को ट्रांसफॉर्म करता है और मिनासे को बचा लेता है। वो हैरान हो गई थी। वो काफ्का से पूछती है कि क्या वो अपने सूट की कॉम्बैट पावर का यूज करना सीख गया है। काफ्का हड़बड़ा जाता है और कुछ भी बोलने लगता है। इस दौरान वो होंजू एक बार फिर उन पर हमला करने वाला था, लेकिन एन मौके पर किकोरू वहां आकर उस होंजू को खत्म कर देती है। किकोरू बोलती है कि वो और रेनो होंजूस को संभाल लेंगे, तब तक मिनासे और काफ्का घायलों को सेफ जगह पहुंचाएं। रेनो भी काफ्का को इस बार कोई भी रिस्क लेने से मना करता है। वो बोलता है कि काफ्का अब फुल टाइम ऑफिसर है, उसे अपने साथियों पे भरोसा रखना होगा। जिसके बाद वो सभी मिलकर होंजू का सामना करते हैं और उसी वक्त रिपोर्ट मिलती है कि सभी ऑफ ड्यूटी ऑफिसर्स भी वापस लौट आए हैं और अब वो लोग होंजू की सेना पर भारी पड़ रहे हैं। दूसरी तरफ वाइस कैप्टन होशिनो उस दाई काइजू के सख्त शेल्स के बीच के गैप पर हमला करके उसके शरीर के हिस्से को काट रहा था। अब तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। अगर मैं इन्हें बंदी कर दूं तो तुम क्या कर लोगे? लेकिन वो काइजू बहुत बड़ी गलतफहमी में था। होशिनो क्रॉस स्लैश से उसकी छाती काट देता है, जिसके बाद वो उसके दूसरे हाथ और उसके शरीर के टुकड़े कर देता है। असल में गैप्स को टारगेट करना वो तो झांसा देने के लिए था। आखिर में होशिनो उसकी गर्दन भी काट देता है, लेकिन अब तक उसमें जान बाकी थी। अब जाके वो अपने शरीर को वापस रीजनरेट करता है और पहले से भी तेज होशिनो पर हमला करने लगता है। होशिनो के साथ लड़ने में उसे भी मजा आ रहा था, लेकिन होशिनो उसके हाथों के टुकड़े टुकड़े कर देता है और अब उसका कोर भी दिखाई देने लगा था। होशिनो अपनी टेक्निक की 6th फॉर्म का यूज करता है और उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देता है, लेकिन अभी भी कुछ तो गड़बड़ थी। काफ्का को एक हद से ज्यादा ताकतवर काइजू की प्रेजेंस महसूस हो रही थी। अचानक उस काइजू का शरीर अजीब तरह से फूलने लगता है। उसका आकार बहुत बड़ा हो गया था। वो चारों ओर हाई अल्ट्रा टेम्परेचर की हीट वेव छोड़ने लगता है। साइंटिस्ट कुरोमी बताती है कि गर्मी के साथ उस काइजू का फोर्टिट्यूड भी बढ़ रहा है। वो एक जाइंट काइजू में ट्रांसफॉर्म हो गया था जिसका फोर्टिट्यूड 9.0 था। हमें पता चलता है कि जब होशिनो उसके कोर पे हमला कर रहा था, उससे पहले उस काइजू ने अपने कोर को शिफ्ट कर लिया था। और जैसा कि हम जानते हैं कि वाइस कैप्टन बड़े काइजू के मामले में कुछ खास नहीं है, इसके बावजूद वो उसके शरीर पे गुलाटियां मारते हुए उसे कमजोर करने की कोशिश करता है। लेकिन उसकी तलवार एक जाइंट काइजू के लिए जिसकी चमड़ी इतनी सख्त हो, ऐसे शरीर के सामने ये हथियार एकदम बेकार था। इसके बावजूद होशिनो पीछे नहीं हट रहा था, पर होशिनो का सूट अब ओवरहीट हो चुका था। अब वो अपने सूट का यूज अब कुछ और मिनट ही कर पाएगा। ऊपर से ये उड़ने वाले काइजू होशिनो के पास आके फट रहे हैं। होशिनो किसी तरह अपने आप को बार बार बचा पा रहा था, लेकिन इन धमाकों की वजह से वहाँ स्मोक क्रिएट हो जाता है, जिसका फायदा उठा के वो उस काइजू को चकमा देकर उसके पीछे वाली बिल्डिंग पर आ जाता है और अपनी टेक्निक की 6th फॉर्म का यूज करके वो उसके कोर को तबाह करने वाला था। लेकिन इस फॉर्म में उसके पास अनगिनत आंखें थी। वो होशिनो को जोर का मुक्का मारता है, जिससे वो कई बिल्डिंग तोड़ते हुए काफी दूर जाके गिरा था। सभी को लगने लगता है कि होशिनो की मौत हो चुकी है। हमें होशिनो का पास्ट दिखाया जाता है। होशिनो सैमुराई फैमिली से बिलोंग करता है। वो पैदाइशी तलवारबाजी में अच्छा था और डिफेंस फोर्स ज्वाइन करके वो सबकी रक्षा करना चाहता था। लेकिन आज के मॉडर्न वक्त में तलवार लोगों के बीच सिर्फ इतिहास
इतिहास बनकर रह गई हैं। अब स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। कुरोमी पागल हो चुकी थी क्योंकि ऐसे कठिन वक्त में उन्होंने एक महान ऑफिसर को खो दिया था। तभी होशिनो बोलता है कि वो जिंदा है, उसने अपनी शील्ड को मैक्सिमम पर सेट कर दिया था। इसके बावजूद उसे काफी चोट आई है। वो किसी तरह वापस अपने पैरों पे खड़ा होता है, लेकिन अब उसका सूट अपनी लिमिट पे पहुंच चुका है। वो काइजू भी हर बिल्डिंग तोड़ते हुए होशिनो को ढूंढ रहा था। वो उसको देखते ही एक जोरदार पंच उसको मारता है, लेकिन होशिनो एक लंबी छलांग लगाकर उसके चेहरे पर अपनी टेक्निक की फर्स्ट फॉर्म का यूज करता है। पर इन सब से कोई फायदा नहीं था। उसकी हीलिंग एबिलिटी पहले से भी कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुकी थी। होशिनो की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। एक बार फिर कहानी वापस पास्ट में जाती है। होशिनो के फादर उसे डिफेंस फोर्स ज्वाइन करने की जिद छोड़ने को कह रहे थे क्योंकि गन्स के साथ होशिनो की कॉम्बैट पावर बहुत ही कम है और तलवारों से वो काइजू का सामना कर नहीं पाएगा। कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन होशिनो ने अपनी जिद नहीं छोड़ी थी और लोगों ने अपनी सलाह, लेकिन मीना ने उससे कुछ और कहा। वो होशिनो को अपनी टीम में रखना चाहती थी। उसका मानना था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब उनका सामना छोटे मगर ताकतवर काइजू से होगा और कैप्टन मीना शॉर्ट रेंज की फाइट में कुछ खास नहीं है। उस दिन होशिनो की टेक्निक ही सबके काम आएगी। वो इकलौती थी जिसने होशिनो को एक्सेप्ट किया था, इसीलिए वो किसी भी हालत में मीना को निराश नहीं करेगा। वो अपनी टेक्निक की हर एक फॉर्म का यूज करने लगता है, लेकिन जब वो अपनी 6th फॉर्म का यूज करने वाला था तब वो दाई काइजू उसे अपने हाथों में दबोच लेता है और अपने हाथों के बीच वाइस कैप्टन होशिनो को मसलने लगता है। होशिनो को बचाने के लिए काफका सबके सामने ट्रांसफॉर्म होने वाला था। रेनो काफका को रोकने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सभी के ईयरफोन्स में एक आवाज आती है। होशिनो मुस्कुराता है और तभी उस काइजू पे एक ब्लास्ट होता है जिसमें उसका हाथ शरीर से अलग हो गया था और होशिनो उसके चंगुल से आजाद हो जाता है। मीना यहाँ पहुंच चुकी थी। वो एक और शॉट काइजू पे कनेक्ट करती है जिससे उसका दूसरा हाथ भी तबाह हो गया था। तभी ये Y1 टाइप काइजू मीना के पास आके फटने लगते हैं। होशिनो को समझ आ चुका था कि इसको अकेले मीना भी नहीं मार पाएगी, उसे उसके लिए मौका बनाना होगा। किसी तरह वो अपने सूट की 63% पावर का यूज करता है और उस काइजू के पैरों पे हमला करता है ताकि वो अपनी जगह से हिल ना सके, लेकिन इन सब से कोई फायदा नहीं था। उसकी चोटें तुरंत हील हो रही थी। तभी किकोरू वहाँ आती है और अपने एक्स से उसके पैरों पर हमला करती है, पर उसके अटैक से खरोच तक नहीं आई थी। होशिनो किकोरू की तारीफ करता है और बोलता है कि वो उसकी चमड़ी को खोलेगा, जिसके बाद किकोरू उसकी चोट पर हमला करेगी। ये तरीका काम कर गया था। वो काइजू अपने घुटनों पर आ जाता है, लेकिन ये लोग फिर से ऐसा नहीं कर पाएंगे। इतने होंजू से लड़ने के बाद किकोरू का सूट भी ओवरहीट हो चुका था, लेकिन मीना को भी उस काइजू के कोर पर हमला करने का मौका मिल गया था। उस काइजू का कोर एक्सपोज हो चुका था। मीना के पास ये आखिरी बुलेट है। सभी ऑफिसर्स मीना तक किसी भी होंजू को पहुंचने नहीं दे रहे थे। होशिनो उसकी बॉडी पे चढ़ जाता है और जितना हो सके उसके शरीर को डैमेज करने लगता है, लेकिन इस चक्कर में वो ठीक उसके मुंह के सामने आ गया था। पर मीना को भी इतना वक्त मिल चुका था कि वो अपनी पूरी ताकत से उस काइजू पे हमला कर सके। वो हमला काइजू के शरीर को फाड़ देता है। उसका कटा हुआ सर चीख रहा था। उसका कटा हुआ सिर जमीन पे आ गिरता है। आखिर उस दाई काइजू की मौत हो चुकी थी। सब कुछ शांत हो चुका था। जब सब लोग एक दूसरे की मदद करने लगते हैं तब तो काफका की आंखों में आंसू ही आ गए थे। वो बोलता है कि ये वही डिफेंस टीम है जिसको वो हमेशा से ज्वाइन करना चाहता था, जिसका वो हमेशा से हिस्सा बनना चाहता था। रेनो उसके इमोशनल चेहरे का मजाक उड़ाता है। दूसरी तरफ होशिनो अब किकोरू को आराम करने को कहता है। बचे हुए होंजू को वो संभाल लेगा। तभी मीना उसको मारती है क्योंकि आराम की जरूरत तो होशिनो को भी थी। 3rd डिवीजन के मेंबर्स मीना को भी आराम करने को कहते हैं। मल्टीपल शॉट्स की वजह से उसका खुद का सूट भी 1% पावर पर ही बचा था। तभी अचानक मीना का टाइगर जोर जोर से दहाड़ने लगता है। वो सभी लोग देखते हैं कि सभी होंजू मिलकर बिग काइजू बॉम्ब बना रहे हैं। साइंटिस्ट कुरोमी बताती है कि ये बॉम्ब न्यूक्लियर बॉम्ब जितना ताकतवर है। अब उन्हें समझ आया कि वो दाई काइजू मौत से पहले क्यों चीखा था। होशिनो सभी ऑफिसर्स को शूट करने से रोकता है, वरना ये बॉम्ब तुरंत फट जाएगा। उनके पास भागने का भी वक्त नहीं है। हर कोई यहाँ मारा जाएगा। उस काइजू में अब भी थोड़ी जान बाकी थी। वो बोलता है कि ना तो तुम जीते ना मैं हारा। तभी काफका तेजी से बॉम्ब की ओर भागने लगता है। होशिनो उसे रोकने की कोशिश कर रहा था। वो बोलता है कि वो कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन अचानक वो रियलाइज करता है कि काफका बहुत तेज भाग रहा है, जो अपने सूट की 1% पावर का यूज न कर पाता हो। उसका ऐसी छलांगे लगाना नामुमकिन है। काफका सभी के सामने काइजू नंबर 8 में ट्रांसफॉर्म हो गया था। होशिनो को शुरुआत से काफका पे शक था, लेकिन वक्त के साथ वो उसे पसंद आने लगा, जिस कारण उसने काफका के काइजू
होने की संभावना को नजरअंदाज कर दिया था। काफका खुद भी दुखी था, लेकिन उसके दोस्तों की जान उसके इमोशन से बढ़कर है। वो पूरी ताकत इकट्ठा करता है और तेजी से बॉम्ब की ओर बढ़ने लगता है। काफका अपनी पूरी ताकत से उस बॉम्ब को जमीन से दूर आसमान की ऊंचाई में ढकेलने लगता है। मीना सभी ऑफिसर्स को शील्ड को मैक्स पे ऑन करके जमीन पे लेटने को कहती है। काफका भी जमीन पर आ गिरा था। उस बॉम्ब के फटते ही आसपास का हिस्सा बुरी तरह तबाह होने लगता है। काफका सभी के सामने चट्टान की तरह खड़ा होकर उस प्रेशर को सह रहा था। जब चीजें शांत हो जाती है तब काफका को काइजू होने की वजह से अरेस्ट कर लिया जाता है। तुरंत ये बात हाई कमांड्स के सीनियर्स तक भी पहुंच चुकी थी। उनका मानना था कि मीडिया से ये बात छुपाकर उसको मार के उसके शरीर के वेपन बनाकर यूज करना चाहिए, लेकिन किकोरू के फादर डायरेक्टर जनरल ऑफ डिफेंस फोर्स इशाओ शिनोमिया फैसला लेते हैं कि फैसला उसको यहाँ लाने के बाद ही लिया जाएगा। पूरा एक दिन बीत चुका था काफका को पकड़े हुए। काफका को हाई सिक्योरिटी चैम्बर में बंद करके रखा हुआ है। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं कर रहा। वो बस मीना के बारे में सोच रहा है कि वो उसके बारे में क्या सोच रही होगी। तभी मीना और बाकी ऑफिसर्स वहाँ आते हैं। काफका को मेन हेडक्वार्टर ले जाने का वक्त आ चुका था। सब कुछ शांति से हो रहा था। काफका भी चुपचाप था। वो जानता था कि उसने माफी मांगने का हक खो दिया है। काफका को ट्रक में लोड किया जाता है। इस दौरान वो रेनो से आंखें भी नहीं मिला पा रहा था। आखिर उसने उसकी सारी कोशिशों पर मूत जो दिया है। लेकिन दरवाजा बंद होने से पहले रेनो आगे आकर बोलता है कि वो उसके आने का इंतजार करेगा। ट्रक बंद हो जाने के बाद मीना बोलती है कि यहाँ कैमरा नहीं है और बताती है कि वो उसकी मदद के लिए लोगों के बयान और फुटेज इकट्ठा कर रही है। वो उसे बताती है कि 3rd डिवीजन में कोई उसे दुश्मन नहीं मानता, बल्कि सब उसे हीरो मानते हैं। इसके बाद काफका को फिर बांध दिया जाता है। काफका मीना से पूछता है कि क्या उसे अभी भी उसके साथ खड़ा होने का मौका कभी मिलेगा। मीना भी उदास थी। वो बोलती है कि उसे उस वक्त का इंतजार है और मीना की ये बात सुनकर काफका की आंखों से आंसू आने लगते हैं। ट्रक बेस की ओर निकल पड़ता है। इस दौरान वाइस कैप्टन की कमांड पर सभी ऑफिसर सैल्यूट करते हैं। कहने के लिए ये सैल्यूट मीना के लिए था, पर सच हम सब जानते हैं। आर्या के मेन हेडक्वार्टर बेस, जहां काफका को 30 गेट्स के स्ट्रॉन्ग चैम्बर में कैद किया हुआ है। इस बात को बीते 7 दिन हो चुके हैं। काफका के दोस्त एक जगह बैठकर काफका की ही बात कर रहे थे। तभी वहाँ बारू कहता है कि काफका का भविष्य न्यूट्रलाइजेशन ब्यूरो ही तय करेगी। हारुइची भी उसकी बात से सहमति दिखाता है। एक इंसान का काइजू होना एक डरावने सपने की तरह है। ये बात अगर लोगों के बीच आई तो चारों ओर डर का माहौल होगा। इंसान इंसान पर भरोसा करने से डरेगा कि कब कोई इंसान इंसानी रूप में काइजू हो। वैसे मीना भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। उसने काफका के ऊपर मोटी डॉक्यूमेंट्स तैयार की है। दूसरी तरफ इगारुका वाइस कैप्टन से काफका के बारे में पूछता है। वाइस कैप्टन भी चाहते हैं कि काफका वापस लौटे, क्योंकि उन्हें उससे अपना हिसाब जो पूरा करना है। होशिनो गुस्सा है क्योंकि उस रात काफका ने होशिनो के खिलाफ अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई थी। डायरेक्टर जनरल के ऑफिस के बाहर हम किकोरू को देखते हैं, जो बड़ी हिम्मत करके अपने फादर से काफका के बारे में बात करने गई थी। वो किसी तरह अपने फादर से काफका को ना मारने को कहती है, बल्कि उसे छोटी मोटी सजा दे दी जाए, क्योंकि काफका ने उसकी जान बचाई थी। ये बात सुन के इसाओ चिल्ला पड़ते हैं, क्योंकि असल में किकोरू अपनी नाकामयाबी सुना रही थी। वो किकोरू को काफका की एक्सरे रिपोर्ट दिखाते हैं, जो कि देखने में एकदम नॉर्मल लग रही थी। लेकिन इसाओ बताते हैं कि वो दिल जैसा असल में दिल नहीं, कोर है। ये सुन किकोरू यकीन नहीं कर पाती। कहने का मतलब था कि काफका के शरीर के अंदर इंसानी दिल नहीं, काइजू का कोर है। इसाओ किकोरू को याद दिलाते हैं कि एक काइजू ने ही उसकी माँ को मारा था। इसके आगे किकोरू कुछ नहीं बोल पाती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जाने से पहले वो बोलती है कि उसे अभी भी उस पे भरोसा है। दूसरी ओर काइजू हमले में बेस के तबाह हो जाने की वजह से रेनो, इहारू, बारू और हारुइची को दूसरे बेस ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है। और इन चारों को ही इसीलिए भेजा जा रहा है क्योंकि ये चारों सबसे टैलेंटेड न्यू ऑफिसर्स है। ये बात सुनकर इहारू खुश हो जाता है, लेकिन हारुइची को कोई और ही वजह लग रही थी, क्योंकि ये चारों काफका के सबसे करीबी थे। तो शायद इन चारों को दूसरे बेस ट्रेनिंग के बहाने इनकी हरकतों पे नजर रखी जाएगी। इहारू ये बात मीना से पूछता है और अगर ये बात सच है तो वो ऑर्डर मानने से इनकार कर रहा है। मीना साफ कहती है कि इससे काफका का कोई संबंध नहीं है। तभी वहाँ रेनो बोलता है कि वो जाएगा। इहारू सबसे ज्यादा हैरान था। वो रेनो को एक बार फिर सोचने को कहता है, लेकिन रेनो ने फैसला ले लिया है। इसके कुछ देर बाद हम हारुइची को टेरिस पर अकेला बैठा हुआ देखते हैं। वो अपने फोन में कॉन्टैक्ट स्क्रॉल कर रहा था। तभी बारू भी वहाँ बातें करते करते
करते हुए आ जाता है। हारुइची को वहाँ देखकर वो वहाँ से जाने लगता है। हारुइची उसे रोक लेता है। हमें पता चलता है कि बारू भी काफका को बचाना चाहता है। इससे पहले बारू आर्मी में एक अच्छी पोस्ट पे था, तो वो वहीं से मदद लेने की कोशिश कर रहा है। दूसरी तरफ काफका, जिसको अभी तक कैद किया हुआ है, वो मीना की उसी बात को याद कर रहा था कि अगर उसने साबित कर दिया कि वो एक इंसान है तो शायद उसे छोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए सभी को उसकी बात सुननी होगी। तभी डायरेक्टर जनरल इसाओ खुद वहाँ आते हैं और किकोरू भी वहाँ मौजूद थी। काफका चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा था कि वो एक इंसान है। इसाओ काफका की बेड़ियां खोलने के ऑर्डर्स देते हैं। एक ऑपरेटर ऐसा करने से हिचकिचा रहा था। डायरेक्टर इसाओ गुस्से से उसकी ओर देखते हैं और बोलते हैं कि अगर ये सच में दाई काइजू क्लास का काइजू है तो ये हथकड़ियां फूंक मार कर भी उड़ा सकता है। वो यहाँ बैठा है क्योंकि वो बैठना चाहता है। काफका की हथकड़ियां खोल दी जाती हैं। काफका को लगा था कि इसाओ उसकी बात सुनेंगे, लेकिन वो देखता है कि इसाओ ने उसके ऊपर बंदूक तान दी है। इसाओ उसके ऊपर मल्टीपल शूट करने लगता है, जिसको काफका ने अपने हाथों से रोक लिया था। काफका को कुछ समझ नहीं आ रहा था। इसके अगले ही पल इसाओ उसके पेट को मसल देता है और ब्लड सैंपल कलेक्ट कर लेता है। इसाओ काफका से बोलता है कि जो अपने हाथों से गोलियां रोक सके वो इंसान नहीं हो सकता। किकोरू डरी हुई थी। इसाओ वहाँ से जा ही रहे थे, तभी काफका बोलता है कि वो काइजू नंबर 8 नहीं, काफका हिबिनो है। इसाओ रुक जाते हैं। उनके इशारे पर सेफ्टी फॉर्मेलिटी अप्रूव की जाती है और जो ऑफिसर शुरू से सूटकेस कैरी किए हुए थे, असल में उसमें इसाओ का स्पेशल वेपन था। इसाओ का ये स्पेशल वेपन काइजू नंबर 2 की बॉडी से बनाया गया है। काफका सोचता है कि वो इसाओ से लड़ते वक्त अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा ताकि वो ये साबित कर सके कि वो काइजू नहीं है, लेकिन उसे रिएक्ट करने का मौका भी नहीं मिलता और पहले ही हमले में उसका एक हाथ कट जाता है। 2 हमले में ही काफका ट्रांसफॉर्म होने पर मजबूर हो गया था। मैं आपको बता दूं कि इसाओ शिनोमिया अपने टाइम के सबसे ताकतवर डिफेंस फोर्स ऑफिसर थे। काफका इसाओ के हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोनों ही बहुत तेज थे। काफका सोचता है कि उसे इसाओ से तब तक बचना होगा जब तक उसका सूट ओवर हीट ना हो जाए, जो कि संभव ही नहीं था। इसाओ उसके सामने आकर उसकी बॉडी पर काफी जोर का पंच मारता है और एक और पंच में उसके दोनों पैर और हाथ तबाह हो गए थे, जिनको काफका तुरंत रीजनरेट कर लेता है। इसाओ ने काफका की हालत काफी बुरी कर दी थी। काफका को एक और बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर उसकी बॉडी ऐसे क्यों रिएक्ट कर रही है जैसे उसकी बॉडी दाई काइजू के साथ लड़ते दौरान करती है। काफका को रियलाइज हुआ कि उसकी बॉडी इसाओ को दाई काइजू समझ रही है। 1972 जब काइजू नंबर 2 ने सपोलो शहर को पूरी तरह तबाह कर दिया था, वो दूसरा दाई काइजू था जिसको नंबर दिया गया था। वो बहुत ही ताकतवर और जिद्दी था। उसके ही शरीर से इसाओ का ये वेपन और सूट बनाया गया है और इसाओ के अलावा आज तक इसे कोई यूज नहीं कर पाया। काफका भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसे रियलाइज हुआ कि उसके दोनों हाथ और पैर कट चुके हैं, जिसका उसे पता भी नहीं चला। एक और जोरदार मुक्का ठीक काफका के कोर पर, जिसकी ताकत से वहाँ बहुत बड़ा विस्फोट हो गया था। जब धुआं हटा तो देखा गया कि काफका अपने पूरे रूप में आ चुका है और उसने इसाओ का वो पंच ब्लॉक कर लिया है। लेकिन इस बार कुछ तो अलग था। काफका बहुत ही डरावना दिख रहा था। उसका बर्ताव असल काइजू जैसा होने लगा था। हमें पता चलता है कि काफका अपने शरीर से काबू खो बैठा है। काफका के सामने वही काइजू था जिससे ये सब शुरू हुआ था। अचानक काफका की रफ्तार काफी तेज हो गई थी। वो इसाओ पर उछल पड़ता है। अचानक सीन रेनो और इहारू पर जाता है, जो फिजिकल ट्रेनिंग कर रहे थे। इहारू रेनो से पूछता है कि आखिर उसके मन में चल क्या रहा है। उसने दूसरे डिवीजन ट्रेनिंग के लिए भी हाँ बोल दिया। रेनो बोलता है कि वो ताकतवर बनना चाहता है। इहारू को ये कोई जवाब नहीं लगता। रेनो बोलता है कि उसे जल्द से जल्द ताकतवर होना है ताकि जब काफका वापस लौटे तो वो उसकी रक्षा करे, ना कि वो उसकी। रेनो ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी है। जब काफका वापस आएगा तब उसे उसके सामने ताकतवर दिखना है। उसकी बात सुनकर इहारू भी जोश में आ जाता है और ट्रेनिंग करने लगता है। तभी प्लेटून लीडर्स वहाँ आते हैं, जो कि बताते हैं कि आज काफका पर फैसला लिया जाने वाला है और यही कारण है कि कोई भी किसी काम पर ध्यान नहीं दे पा रहा। तभी मीना से बोलती है कि काफका को कुछ नहीं होगा। सभी ने काफका के लिए माफी लेटर भेजा है और इसीलिए मीना को भी हेडक्वार्टर बुलाया गया है। रेनो को इसके बारे में नहीं पता था। मीनासे को लगता है कि जरूर कोई गुड न्यूज होगी, इसीलिए मीना को बुलाया गया है। पर यहाँ हम देखते हैं कि मीना के साथ काफी कोल्ड बिहेव किया जा रहा है। उसको काफका के एग्जामिन खत्म होने तक इंतजार करने को कहा गया है। दूसरी तरफ काफका आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका था। किकोरू चिल्लाकर उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होता। काफका अपनी पूरी ताकत से इसाओ पर हमला करता है। इसाओ उस हमले से बच गया था, लेकिन काफका अपनी कमर को तोड़कर पूरा मुड़ जाता है और एक अनएक्सपेक्टेड अटैक करता है। इसाओ ने उस अटैक को ब्लॉक कर लिया था। काफका एक ऐसे पागल जानवर की तरह लड़
रहा है, जो कि जानता है कि उसका शरीर वापस रीजनरेट हो जाएगा। काफ्का ईसाओ पर मल्टीपल पावरफुल पंचेस मारने लगता है, जिसको ना सह पाने की वजह से वो पीछे हट जाते हैं। वो ये एडमिट करते हैं कि अगर काइजू नंबर 2 का कवच नहीं होता तो अब तक उनकी मौत हो गई होती। ईसाओ काफ्का के कोर पर सोनिक बूम अटैक करता है, जो कि काइजू नंबर 2 का स्पेशल रेंज अटैक था। लेकिन ईसाओ ये देख हैरान हो जाता है कि काइजू नंबर 8 के शरीर में कोर ही नहीं है। हम देखते हैं कि काइजू नंबर 8 ईसाओ के पीछे अपने कोर से पूरे शरीर को वापस रीजनरेट कर लेता है। वो ईसाओ के पीछे प्रकट हो गया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच फिर से टकराव होता है। इतने प्रेशर से शेल्टर की दूसरी लेयर, जो कि बहुत ही मजबूत थी, वो तबाह हो जाती है। देखा जाए तो असल में मुकाबला काइजू नंबर 8 और काइजू नंबर 2 में हो रहा था। एक सीनियर ऑफिसर हैरानी के साथ बोलता है कि अगर ईसाओ को काफ्का को मारना ही होता तो वो उसे अपने पहले अटैक में ही मार सकते थे, जब काफ्का अपने इंसानी रूप में था। ऐसा लग रहा है जैसे ईसाओ नंबर 8 को टेस्ट कर रहा है। किकोरू को एहसास हुआ कि उसी के कहने पर उसके फादर काफ्का को एक मौका दे रहे हैं। दूसरी तरफ हारुइची और बारू अभी तक काफ्का की बात कर रहे थे। बारू काफ्का को बचाना चाहता है। हारुइची पूछता है पर वो तो एक इंसानी काइजू है। बारू का मानना है कि इंसान को उसके पास से नहीं, उसके बर्ताव से जज करना चाहिए। उसकी बात सुनकर हारुइची को आखिर समझ आ गया था कि उसे क्या करना चाहिए। दूसरी तरफ लड़ाई के दौरान काइजू नंबर 8 ने ईसाओ को बुरी तरह इंजर्ड कर दिया था। अचानक काइजू नंबर 8 का रंग और उसका कद पूरी तरह बदल चुका था। वो कई गुना ज्यादा ताकतवर हो चुका था। शुरू से जिस बैटल को ईसाओ डोमिनेट कर रहे थे, अब वो काइजू नंबर 8 के सामने बेबस दिख रहे थे। काइजू नंबर 2 काइजू नंबर 8 की असल ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। वो ईसाओ को उठा के उसे अपने हाथों मसलने लगता है और ये सब देख पा रहा काफ्का कुछ भी नहीं कर पा रहा था। तभी काफ्का की नजर किकोरू पर जाती है। कुछ भी हो जाए, काफ्का किकोरू के सामने उसके फादर को नहीं मरने देगा। काइजू नंबर 8 ईसाओ को बुरी तरह पटकने लगता है। ये सब देख किकोरू की आंखों में आंसू आ रहे थे। उसे अपनी कही वो बात याद आती है कि अगर काफ्का वो काइजू बना जो इंसानों को मार रहा है तो वो खुद काफ्का का खात्मा कर देगी। यही सोचकर वो और रोने लगती है, लेकिन अभी भी उसका दिल काफ्का पर भरोसा करता है। किकोरू चिल्लाते हुए काफ्का से बोलती है कि उस काइजू को अपने ऊपर हावी मत होने देना। तो वही काफ्का भी अंदर अपनी लड़ाई लड़ रहा था, लेकिन अब वो काइजू काफ्का को खाने जा रहा था। काफ्का सोचता है कि हमेशा आखिर में ही क्यों सब कुछ बर्बाद हो जाता है। वो काइजू काफ्का को खा गया था, जिसके बाद हम काफ्का को कहीं डूबते हुए देखते हैं। काइजू नंबर 8 भी ईसाओ को मारने जा रहा था। ईसाओ अपने आखिरी शब्दों में बोलता है कि उसे काइजू नंबर 8 से उम्मीद तो थी, लेकिन यहाँ दूसरी तरफ काफ्का ने अपनी हार स्वीकार कर कोशिश करना छोड़ दिया है। तभी वहाँ एक रोशनी आती है। एक हाथ जिसने काफ्का का हाथ पकड़ लिया था, वो मीना का हाथ था, जो बोलती है कि वो कब से उसका इंतजार कर रही है। हम देखते हैं कि जो पंच काइजू नंबर 8 ईसाओ को मारने वाला था, वो उसे अपने कोर पर ही मार लेता है। ये चीज किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं की थी। काफ्का बोलता है कि वो काइजू नंबर 8 नहीं है, वो है काफ्का हिबिनो। जिसके बाद काफ्का बेहोश हो जाता है और काइजू नंबर 8 की बॉडी गायब होने लगती है। ईसाओ हारुमी को वेपन पीछे करने को कहता है, जो काफ्का को तुरंत खत्म करने वाला था। ईसाओ मेडिकल टीम को बुलाता है काफ्का को ट्रीट करने के लिए। इसके बाद एक बार फिर सीनियर्स की बैठक होती है। यहाँ कैप्टन मीना से काफ्का के ऊपर उसकी राय पूछी जाती है। यहाँ ये मुद्दा भी उठाया गया था कि मीना काफ्का को उसकी ज्वाइनिंग से पहले से ही जानती थी। मीना बोलती है कि ये बात बिल्कुल सच है, लेकिन उसने उसे कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दी है। वैसे मीना की राय पेपर वर्क के लिए सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। काइजू नंबर 8 का फैसला तो तय कर लिया गया है, बस मीना को उसकी बात रखने का मौका दिया जा रहा है। मीना ये तय करने का डिसीजन सीनियर्स पर छोड़ती है कि काफ्का इंसान है या फिर काइजू। वो उन्हें ऑफिसर काफ्का के बारे में बताती है। ऑफिसर काफ्का ने सगामी न्यूट्रलाइजेशन के दौरान काइजू के वीक पॉइंट्स और उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को ढूंढकर डिफेंस फोर्स की मदद की थी, और उसने कई बार छुप के अपने साथियों की जान भी बचाई है। खासकर काइजू नंबर 8 के साथ लड़ाई के दौरान उसने पूरी 3rd डिवीजन को खत्म होने से बचाया था। और इसी तरह मीना काफ्का की सभी अच्छी बातें सीनियर्स को बता रही थी। इस दौरान हम मीना और काफ्का का एक और पास्ट देखते हैं। जब मीना ने अपनी बिल्ली को खोया था, उस वक्त वो बहुत ज्यादा उदास थी। उस वक्त काफ्का ही था जो उसके साथ खड़ा था। मीना बोलती है कि सीनियर्स को काफ्का का फैसला उसका दिल देख कर लेना चाहिए, जो कि साफ है। चुप बैठ, चुप चुप, पागल। सेम चीजें बोल रही है 10 बार। येड़ी।
मीना की बातें सुनकर सभी सीनियर्स भड़क जाते हैं। इसाओ मीना को उसकी पोस्ट पे वापस भेज देता है, जिसके बाद वहाँ सिर्फ काफका को मारने की ही बातें चल रही थी। दूसरी तरफ हम काफका को देखते हैं, जो उसी पल को याद कर रहा था जब मीना की कैट की डेथ हुई थी। उस वक्त काफका को खुद से नफरत हो रही थी कि वो मीना की मदद नहीं कर पाया। उस दिन काफका ने अपने आप से वादा किया था कि वो मीना को रुलाने का बदला काइजू से लेके रहेगा, और इसीलिए लड़ाई के दौरान काफका ने अपने कोर पर हमला किया और वो मरना भी एक इंसान की तरह चाहता था। काफका की आंखें खुलती हैं और वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है। तभी इसाओ को वहाँ देख काफका हैरान हो गया था। इसाओ काफका को शांत होने को कहते हैं और बोलते हैं कि वो उसे मारने नहीं आए हैं, लेकिन असल में काफका उन्हें देखकर खुश था, क्योंकि अगर इसाओ उसके हाथों मारा जाता तो वो कभी किकोरू के सामने नहीं आ पाता। तभी काफका को रियलाइज होता है कि अगर वो जिंदा है तो क्या उसे एक्सेप्ट कर लिया गया है और अब क्या वो भी डिफेंस फोर्स का हिस्सा है। इसाओ शिनोमिया बोलते हैं कि अगर काफका के अंदर सच में इंसान का दिल होता तो अब तक वो उसके हाथों मारा जा चुका होता, लेकिन एक कोर होने की वजह से वो अभी तक जिंदा है। काउंसिल भी काफका को काइजू ही मान रहा है, लेकिन उसे खतरा है या फिर नहीं ये अभी तक तय नहीं किया गया है। लेकिन कई सारे सीनियर्स काफका को जिंदा नहीं देखना चाहते। काउंसिल की बैठक के दौरान इसाओ ने फैसला सुनाया था कि काफका हिबिनो यानी काइजू नंबर 8 उनकी ओर से लड़ेगा। उनका ये फैसला पूरी काउंसिल बैठक में हलबली मचा देता है। इसाओ अपनी बात रखते हुए बोलते हैं कि जिस तरह आजकल इतने दाई काइजू दिख रहे हैं, उनका सामना करने के लिए उन्हें काइजू नंबर 8 की ताकत की जरूरत पड़ेगी। अपनी बात को रखते हुए वो सभी को काइजू नंबर 6 का वो वक्त याद दिलाते हैं जिसके हमले के दौरान 200 से ज्यादा ऑफिसर्स और 3 कैप्टन्स मारे गए थे, जिनमें से एक किकोरू की माँ भी थी। लेकिन इसके बावजूद सभी इसाओ के फैसले के खिलाफ थे। इसीलिए इसाओ काफका का नाम लेकर बोलता है कि उसे अपने आप को साबित करना होगा अगर उसे जिंदा रहना है तो। असल में यहाँ काफका को एज अ वेपन इस्तेमाल किया जा रहा है। काफका बोलता है कि वो डिफेंस फोर्स का एक ऑफिसर है और ये बात एक दिन इसाओ भी एक्सेप्ट करेंगे। हम देखते हैं कि सभी के पास काफका के बचने की खबर आ चुकी है और अब जाके सबको चैन की राहत आती है। लेकिन अब चीजें इतनी आसान नहीं रहेगी। वाइस कैप्टन होशिनो बताते हैं कि अगर फोर्स के बाहर पता चला कि 3rd डिवीजन के साथ एक काइजू है तो इसका नतीजा क्या होगा उसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। वैसे दूसरी ओर काफका इसाओ से बातें करते हुए सो गया है और इसाओ उसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे इतने वक्त तक काइजू नंबर 9 अपनी तैयारी कर रहा था। उसने ह्यूमन थिंकिंग को समझ लिया है और वक्त आ चुका है अपने प्लान को अंजाम देने का। काइजू नंबर 9 का मकसद इंसानों से काइजू की पावर्स वापस छीनना है और यहाँ पे काइजू नंबर 8 का ये सीजन खत्म होता है। और आपके लिए ये खुशखबरी है कि काइजू नंबर 8 अगले साल वापस आ रहा है अपने दूसरे सीजन के साथ, यानी कि आगे की कहानी आपको जानने के लिए ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ 1 साल। हमने तो इससे ज्यादा अपने फेवरेट एनिमे का इंतजार किया है, लेकिन अब तक वो वापस नहीं लौटा। वैसे आप काफका को किसके साथ देखना चाहते हैं, मीना या किकोरू? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आप इन दोनों को मेरे साथ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।